नमस्कार सभी को। आज हम फिर से वेलकम करेंगे हमारी मास्टर सरोजा मैम का, जिनके साथ हमने एक सेशन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है और उनके जीवन के इतने सारे इतने अद्भुत अनुभव हैं कि अब हम उनके साथ एक और सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और उनके इतने अनुभव हैं कि वो एक सेशन कम पड़ गया। हम बोले कि मैम आप तो और अनुभव हमारे साथ साझा करें। वेलकम मैम to our platform Miracles of Meditation। थैंक यू। इसी के साथ मैम मैं आपसे नेक्स्ट पूछना चाहूंगी महाअवतार बाबा जी के बारे में और उनके अनुभव जो आपके जीवन में हुए हो, प्लीज थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। यस, वेरी हैप्पीली। थैंक यू सो मच। सारे आत्म बंधुओं को आत्म प्रणाम करते हुए ब्रह्म ऋषि पितामह और अनेकों अनेकों एस्ट्रल मास्टर्स को धन्यवाद देते हुए कि हमारी सोल जर्नी में बहुत सारा गाइडेंस मिल रहा है मास्टर्स, उसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। यस मास्टर्स, हम यहाँ पर अपने ध्यान के अनुभव और अपने संचित जो ज्ञान हम संचित कर रहे हैं अभी ध्यान में आने के बाद, उसे हम आपस में साझा कर रहे हैं। ध्यान अनुभव पत्री सर के प्रिंसिपल्स में ये दूसरे नंबर पर आता है मास्टर। पहला है कि हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, आनापाना सती ध्यान। और दूसरी बात है कि अपने ध्यान के अनुभव को साझा करना। इसी तरह से 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप चाहेंगे तो उस पर भी एक सेशन हो जाएगा, कोई मास्टर आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो क्यों इतना जरूरी है ये समझ मुझे अपनी जर्नी में पता चला। पहले के समाज में जहां रहते थे हम ऐसी बातों को छुपाते थे। जब हम भक्ति मार्ग में थे तो कुछ अनुभव हो जाते तो हम हिचकिचाते थे कि बताएं या ना बताएं। तो भक्ति मार्ग में भी मैंने बहुत ऐसे अनुभव किए हैं, बड़ा मजा आया। मतलब मैं बहुत लकी हूँ एक्चुअली। थैंक यू भगवान। तो महादेव बाबा जी के बारे में बात करना है तो उनका और हमारा रिश्ता पता नहीं हम सभी का बहुत ही जन्मों से है मास्टर। ओनली हमें अवेयरनेस में हम नहीं है और हमें याद नहीं है, मेमोरी नहीं होती, अमनेशिया है हम सबको। जैसे ही हम इस धरती पर इस शरीर को लेके आते हैं वी गो इनटू अमनेशिया, दैट इज ओनली इज कॉल्ड माया। माया की वजह से हम भूल जाते हैं। तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं है मैं कब से उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई हूँ, लेकिन बहुत लॉन्ग 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 बैक, ऑलमोस्ट जब मैं अपने लेट 20s में थी तब से, या उससे भी पहले शायद। ठीक से वही कह रही हूँ ना, बिल्कुल याद नहीं है। और पक्का तब शुरू हुआ मास्टर जब एक रजनीकांत जी की एक मूवी आई बाबा नाम से ही। तो उसमें रजनीकांत जी एक साउथ इंडियन के एक फेमस फिल्म एक्टर हैं जो सभी जानते ही हैं दुनिया भर के लोग। तो उन वो भी स्पिरिचुअल हैं और उनके स्पिरिचुअल जर्नी पर वो मूवी बनाई गई है। और एग्जैक्टली वो महातर बाबा जी के शिष्यों के साथ जो हुआ है वही सारे अनुभव वहां पे उस पिक्चर में दिखाए गए हैं। तो किस तरह से वो वहां गए, हिमालयस गए, बाबा से मिले, बाबा ने कैसे उनसे वार्तालाप की, इस तरह के कुछ अनुभव हैं। और जो उनका वो प्रेजेंस दिखाया गया वो मेरे मन में इतना गहरा बैठा। उसके बाद मैं जहां भी जाती, क्योंकि बाबा का क्लियर पिक्चर कहीं नहीं देखा था हमने, बस उस समय पे फिल्म में भी बस थोड़ा सा दिखाया था। मैं कहीं भी जाती मुझे बाबा जी की एक छोटी सी मूर्ति जरूर दिख जाती या फोटो। मैं कहीं इवन स्वीट शॉप में भी गई हूँ, पानी पूरी खाने भी हम चले गए हैं, तो उस दुकान में किसी एक छोटे से कोने में कहीं एक छोटे से मंदिर में इतनी छोटी सी एक उनकी मूर्ति होती है और मैं इतनी दूर से मैं उसको पहचानती और मैं उनसे पूछती क्या वो महावतार बाबा जी हैं। तो वो बोलते आपको कैसे पता कि वो महावतार बाबा जी, और आपको दिखे कैसे, क्योंकि वो बहुत कॉर्नर में रखे हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। तो ऐसे करते करते कुछ हर जगह पे मैं देखती रही, वैसे कोई प्रश्न नहीं उठा। लेकिन जब मैं बैंगलोर आई तो मुझे दिन में ना 2-4 मंदिर घूमने की आदत थी, जैसे लत थी मुझे मंदिरों में जाने की। उसके बाद ही मैं नाश्ता करती, सुबह का सब काम खत्म करके मंदिर जाना और फिर अपना नाश्ता करना। तो बैंगलोर में एक टेम्पल मैं ढूंढती हुई गई, बाबा के टेम्पल, साईं बाबा जी की मैं थोड़ा
ज्यादा ही मेरे से उनकी बातचीत होती थी, तो मेरे वो बेस्ट फ्रेंड थे। तो रास्ते में जब मैं पहले एक एक बड़ी सी बिल्डिंग से गुजरी, जहां बाहर कुछ नाम लिखा था आश्रम, मैं नाम तक नहीं याद है मुझे। तो मैंने बोला अरे वाह, एक और आश्रम है यहाँ पे और इतना बड़ा, चलो देखते हैं क्या है। अंदर चली गई और देखा तो एक भी इंसान नहीं है। पूरा डबल स्टोरी बिल्डिंग, पूरा विला, बिल्डिंग क्या है, विला खाली पड़ा हुआ है, सुनसान है। अब पता नहीं एक आध होंगे तो कहीं है, मुझे नजर नहीं आए इतने अर्ली मॉर्निंग। और मैं पूरा नीचे घूमी, कोई नहीं है। फिर मैं ऊपर चली गई तो मुझे पता नहीं कुछ अजीब सा फील हुआ। डिम लाइटेड रूम है और एक बहुत बड़ा सा महाकाल बाबा जी का एक चित्र लगा हुआ है, और जस्ट एक साइलेंस, एक अजीब साइलेंस। ये वाली जो फीलिंग थी ना मास्टर, जिसने भी सत्य दर्शन किए हैं वो मेरे से इस बात से सहमत होंगे कि सत्य दर्शन एक कंप्लीटली अनदर वर्ल्ड है। उसका एहसास हम किसी और से हम जोड़ के बात कर ही नहीं सकते, मैं बता ही नहीं सकती कि वो कैसी फीलिंग थी। तो शून्य की जो फीलिंग है ना, वो बहुत कभी कभी डरावनी भी लगती है, क्योंकि वो हमारे एहसास में कभी नहीं आई है। इट इज समथिंग समथिंग डिफरेंट। तो जब भी मैं बाबा से मिलती हूँ तो मुझे वो फीलिंग आती है। तो मैं जो वो देखी तो ऑलमोस्ट नियर टू डर वाली फीलिंग ही थी। और जो मैं घबरा, मतलब जैसे वो वहां पे कोई सत्य है, कोई है, ऐसे उनकी प्रेजेंस को मैंने फील किया। और मैं डर के ऐसे वहां से भागी कि सीधा गेट के बाहर निकलने के बाद ही मैं मुड़ के देखा मैंने। तो ये मेरा पहला अनुभव था महाअवतार बाबा जी के क्रिया योगी के आश्रमों में कदम रखने का। तो वहां पे एक क्रिया योगा सेंटर था जहां वो सिखाया जाता था। एंड ऑब्वियसली ऐसे सेंटर्स में बहुत कम, आजकल तो बहुत लोग जाते हैं, पहले बहुत कम लोग जाते थे, ना के बराबर। 2-4 साल में वो आश्रम बंद हो गया मास्टर। लेकिन मेरा उनसे बात करने का वो जो एक हव्यास शुरू हुआ, वो चलता ही रहा। मैं बार बार कहती बाबा 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 ऐसे करके। तो उससे भी पहले मेरे हाथ में महा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी हाथ लगे थे। तो उस समय पे ये ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं होता था, तो न्यूज़पेपर में मैं वो देखती थी बुक्स का एडवर्टाइजमेंट। तो मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर से ही मैंने बुक किया था। तो वो किताब मेरे हाथ लगी थी, तो मैंने वो पढ़ा भी था। एंड देन स्वामी रामा जी का भी मुझे बहुत फैसिनेशन है। तो द हिमालयन मास्टर्स, उसका भी मैंने पढ़ रखा था। तो महाअवतार बाबा जी के बारे में मुझे कुछ समझ थी, बस उतना ही। अब कमिंग टू पीएसएसएम के जो मैं मेडिटेशन सीखा, आनापानसति ध्यान सीखा मैंने, तो और ज्यादा मैं उन पे जुड़ती रही। क्योंकि मुझे जब भी कोई क्वेश्चन आता तो इमीडिएटली एक वीडियो उसके रिप्लाई में मुझे मिलता, चाहे वो इंडियन वीडियो हो या कहीं बाहर का हो। तो मैं बाबा से जो प्रश्न करती उसका जवाब विथ प्रूफ मुझे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको लहसुन प्याज के बारे में बताया, तो वो वीडियो इस तरह से आ जाते। तो मुझे इवन 2012 में जो प्रलय होना था उसके बारे में क्वेश्चन था, तो उसके रिलेटेड भी मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जहाँ पे महाअवतार बाबा जी ने गाइड किया है कुछ लोगों को, जिसकी वजह से वो प्रलय रोक पाए वो। तो मास्टर्स महाअवतार बाबा जी के जो चमत्कार हैं या जो उनके एक्टिविटीज हैं, हर किसी को गोचर नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो एक आध ही होते हैं। तो इस तरह से हर पल उनके कोई ना कोई एक्टिविटीज चलती रहती हैं। तो अब आते हैं, जब मैं पीएसएसएम मैंने ज्वाइन किया और पूरे जोर शोर के साथ किया और खूब सारे वीडियो बनाए और खूब फ्रेंड्स मिले। तो कहीं से बुलावा आ रहा है कि मैम हमारे यहाँ पे आइए और हमें ध्यान सिखाइए। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा कर्तव्य है। पत्री सर तो कहते थे ना कि ट्रैवल भी करना चाहिए, बाहर भी जाके हमें ध्यान का प्रचार करना चाहिए, स्वयं पत्री सर करते थे। तो एक इससे पहले महाअवतार बाबा जी से स्टोरी से पहले मैं एक और अनुभव बताऊंगी, क्योंकि वो अनुभव पहले हुआ जिसकी वजह से मैं बाहर जाने के लिए अपने आप को मैं बाध्य समझने लगी कि मुझे जाना ही है बाहर। तो ये था, मैं रहती हूँ बैंगलोर में, और ये बुलावा आया कहीं पर, कॉफी एस्टेट होते हैं हमारे कर्नाटका के कोस्टल रीजन्स में, पहाड़ी है वो, वेस्टर्न घाट्स है। तो ऐसे एक प्लेस से रोज कॉल आते थे। तो मेरा कॉल देखने के लिए एक लड़का था जो स्टूडेंट, मुझे ये सब सिखाया उन्होंने, वीडियो बनाना वगैरह, तो वो हैंडल करते थे।
तो उसने कॉल किया उनको कि हम मैम को हमारे पास हमारे यहाँ पे ले आइए, बहुत ज़रूरत है इस तरह की नॉलेज की। तो भाई हमने ऑब्लाइज किया और हम चल पड़े। जब चल पड़े तब पता चला कि वो कितनी दूर है, क्योंकि एक एक हद तक रास्ता हम बस से गए, उसके बाद में ट्रेन से गए, फिर उसके बाद कोई और यातायात के साधन नहीं थे। तो उन पहाड़ियों में हम वेट किए, तो वो अपने कार से हमें ले गए। और तब मेरा माथा ठनका कि सरोज पागलपंती कर रही है, कोई भी बुलाएगा कहीं भी चली जाएगी। और कोई टीम नहीं है कि हम कुछ 5-6 लोग मिलके जा रहे हैं या कोई और मास्टर जा रहा है। मैंने सिर्फ उस लड़के को बुलाया कि आप मेरे साथ चलो। तो वो 19 ईयर्स का लड़का और मैं, तो वो भी कुछ उतना ज्ञान नहीं रखता है और ना ही उतना मच्योर था वो कि कुछ आपत्ति आएगी तो उसको संभाल पाए। लेकिन ध्यान में आने के बाद एक नशा सा चढ़ गया था मुझे। तो बिना सोचे समझे मैंने ये कदम उठाया। तब मैंने सोचा नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो आई विल बी वेरी कॉन्शियस। और हम वहां गए इतना श्रम करके, और वहां जाके देखते हैं कि वो कॉफी एस्टेट के एक जगह पर उनका घर है और पूरा कॉफी एस्टेट है। इनके घर में सिर्फ 5-6 लोग हैं, उनके मम्मी पापा, उनके 2 छोटे बच्चे और वाइफ, और बाकी सब लेबर हैं। और उनके पड़ोसी वहां से 1-10 किलोमीटर दूरी रहेंगे, मतलब 1-1 किलोमीटर की दूरी पर घर होते हैं वहां के एस्टेट्स में, पास पास में गांव नहीं बसते हैं। तब मुझे और डर लगा कि यहाँ पे तो मार काट के भी फेंक दिया जाएगा तो सरोज कहाँ गई पता भी नहीं चलेगा। ऐसी जगह पर मैं गई मास्टर। पहले तो डरी, जैसे ये समझ आई तो इमीडिएटली मैंने महाअवतार बाबा जी को कहा कि महाअवतार बाबा जी, सब कुछ तो आपके ही आदेश पे होता है। इस धरती पे जो भी हो रहा है ना मास्टर, सच में वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। ये मैं जान चुकी थी तब तक। मैंने बोला क्यों भेज रहे हो मुझे, क्यों लेके आए हो यहाँ पे? आप ही लेके आए हो, जरूर यहाँ पे कोई तो बात है, बस मेरे को तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जानो, आपका काम जाने। तो कंप्लीटली मैंने उन पर वो छोड़ दिया और मन से डर हट गया। फिर मैंने कहा कि कब करना है क्लास, कितने लोगों को आपने इनवाइट किया है? तो वो कहने लगे मैडम आपके क्लासेस हम 3 महीने से सुन रहे हैं, लोगों को मैं शेयर भी करता हूँ और फिर फिजिकली भी कॉल करके बताता हूँ, कोई मानने कोई रेडी नहीं है। तो मैंने बोला हाँ ऐसा ही होता है जब हम नया नया बताते हैं, तो अभी बताओ तो कितने लोग आ रहे हैं? तो बोले कोई नहीं आ रहा। मैंने बोला बाप रे, आपके घर के 5 लोगों के लिए मुझे इतनी दूर से आपने बुलाया? वो तो मैं वीडियो कॉल पे भी आपको बता सकती थी। तो वो बोले हाँ हमने तो ये सोचा ही नहीं मैडम, हमें लगा कि आपको बुलाएंगे, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। अब मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि इतना मेहनत करके हम आए और किसी को हम बोलेंगे नहीं तो कैसा लगेगा। तो कॉल कीजिए कुछ लोगों को और बुलाइए। तो फिर मिलाया उन्होंने 10-20 कॉल, सब अपना अपना बहाना बता रहे हैं कि काम है, बाहर गए हैं। क्योंकि वो विलेज एरिया है ना मास्टर्स, तो काम पे वो कभी कभी दूर सिटीज में जाते हैं। और अपने जो उनके बंधे हुए होते हैं काम से, वो तो वैसे छोड़ के नहीं आ सकते। हम सिटी में रहने वाले कितने मतलब बहुत लकी है भाई, छुट्टी लो और चल पड़ो। कोई अगर जबरदस्ती करता है तो ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक हम मंदिर में हमने अरेंजमेंट किया है, हमारे कुछ लेबर्स को मैं बुला लेता हूँ, तो 8-10 लोग हो जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई। फिर उनके दो एक आध फ्रेंड्स आए। तो देखिए मंदिर में मेडिटेशन का ये बहुत जरूरी विषय है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ज्यादा जरूरी है ये। तो हम 8-10 लोग बैठे वहां पे, और लेबर, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि वो लेबर स्पिरिचुअल में या सिविलाइजेशन में कौन से लेवल पे थी। जीरो लेवल से भी नीचे, एवरेज नहीं, जीरो। यानी कि बिल्कुल अज्ञानता से भरे हुए, उनको कुछ नहीं पता कि किससे कैसे बात करनी है। क्योंकि जैसे वो स्लेव्स होते हैं ना, उस तरह की जीवनी होती है वहां पे कि बस सुबह उठो, काम पे जाओ, जो मिलता है गंजी वंजी पीते हैं। वो हमारी तरह इतना एलाबोरेट खान पान का भी नहीं है। सिटी के लेबर अलग होते हैं, इस तरह के गांव के लेबर बहुत बहुत ही अलग तरीके, मतलब उनको गंजी मिल जाती है और एक अचार भी मिल जाए ना, उनके लिए बहुत बड़ा भोजन है वो। और बात करना लोगों के साथ सिविलाइज्ड वे में कुछ जवाब देना, ये तो दूर की बात है। तो उनके ओनर्स उनको बताते हैं मैडम को नमस्ते करो, मैडम को नमस्ते करो, तो वो नमस्ते करेंगे। इस हद तक। तो समझ लीजिए कि ऐसे लोगों को हमें ध्यान सिखाना था। तो मैंने कहा कि बाबा की इच्छा है, चलिए ध्यान करा देते हैं। तो उनको मैंने गाइडेड मेडिटेशन पहले करवाया और उनको बताया कि मेडिटेशन के क्या फायदे होते हैं। लेकिन ज्यादा बताने का वहां पे कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो समझने वालों में बिल्कुल नहीं थे। तो मास्टर्स मैंने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा पे छोड़ दिया। वहां पर बाबा जी से कहा आप अपना संभालिए, और फिर हम गए हाफ एन आवर के मेडिटेशन में।
क्योंकि ज्यादा देर वो नहीं बैठ पाते उतने, वो मतलब उठ के चले भी जाते, उस हद तक के लोग थे वो। तो 15-20 मिनट का मेडिटेशन हुआ, तो मेडिटेशन के दौरान मुझे कुछ नजर आया, जैसे मेरे थर्ड आई से मुझे फिल्म्स नजर आते हैं, मैं तो फिल्म ही कहती हूँ क्योंकि कंटिन्यूस चलता है। तो पहले मैंने देखा, जैसे ही आंख बंद करके बैठे तो वहां के जो ग्राम देवता होते हैं वो दिखे। तो मेरा एक मन कह रहा है कि क्योंकि उसी समय पे कांतारा फिल्म रिलीज हुई थी, तो मैंने बोला शायद मैं तो पिक्चर्स नहीं देखती हूँ लेकिन वीडियोस में आ जाते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी देख लेते हैं ना। तो मैंने कहा कि शायद मैं बहुत वो वीडियोस देख चुकी हूँ और मन कह रहा है तुम उसके एरिया में आई हो, तो शायद मेरा मन खेल रहा है। मतलब होता है ना कि हम कहाँ जाते हैं तो उस विषय के ही बहुत सारे मेमोरीज आते हैं। तो शायद मुझे इसलिए वो देवता दिख रहे हैं। और वो बहुत गुस्से में थे, उग्र थे, ऐसे ऐसे करके मेरे सामने आ रहे थे। तो उसके बाद मैंने ये सोच किया तो एक अगले ही पल मुझे एक लड़की दिखाई दी। जैसे एकदम ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में लड़कियां, गांव की लड़कियां दिखाते हैं ना, ऐसे पतली सी लंबी चोटी वाली, छोटे मुंह वाली। उस समय के फीचर्स भी ऐसे ही होते थे, नाजुक नाजुक से ही होती थी लड़कियां। आजकल के ही हम लड़कियां थोड़े दष्ट पुष्ट हैं, पहले बहुत ही नाजुक सी कली जैसे बोलते हैं ना, ऐसे। तो 10 साल की एक नाजुक सी कली जैसी एक लड़की मुझे दिखी, और मतलब उदास सी दिखी। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ जो लेडीज बैठी हैं उनके घर में कोई एक बच्ची है जिसको कोई परेशानी होगी, शायद वो ध्यान में प्रे कर रही होंगी कि मेरी बच्ची के लिए वो प्रे कर रही होंगी, और इसीलिए मुझे वो विजन में दिख रही हैं। ऐसा मैंने उसको अंदाजा लगाया। और फिर नेक्स्ट मोमेंट मैं लड़की को देख ही रही हूँ, इसी बीच कुछ लोग उसको पकड़कर उसको उसकी बलि देने लगे। तो ओ गॉड, फिर मुझे लगा कि ओ माय गॉड, मैं इतने ऐसे एक पिछड़े हुए प्रांत में आई हूँ जहाँ पे नरबलि होती होगी। ये ख्याल मेरे मन में आया कि शायद इस जगह पर नरबलि होती होगी, इसलिए मुझे ये दिख रहा है। फिर नेक्स्ट सीन आया, आ, अरे, ये लड़की को देखा और नरबली देखा, हाँ बस, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद में जब ध्यान खत्म हुआ तो मैंने वेट किया कि कोई अपने कष्ट को बताएगा, लड़की के बारे में पूछेगा या बीमारी के बारे में पूछेगा। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब पूछा गया कि ध्यान कैसा था, तो अपना बस ऐसे पल्ला ऐसे करके हंसने लगी वो, मतलब अच्छा था भी नहीं बोल पा रही है, वो रिएक्ट करना नहीं जानती थी। फिर मैंने ही पूछा कि क्या किसी के मैं स्टार्ट करती हूँ पहले से। तो मैंने पूछा क्या इस जगह पर, वो भूतप्पा बोलते हैं उस देवता को, तो भूतराज की पूजा होती है क्या? तो सबने कहा नहीं नहीं मैडम, हम तो अभी पहाड़ी के अभी निचले हिस्से में है जहाँ पे उनकी पूजा नहीं होती है, पहाड़ी के थोड़े ऊपर जाते हैं, वहां के लोग और भी ऐसे ग्रामीण हैं वो करते हैं उसकी पूजा, उनकी पूजा वहां होती है, यहाँ पे तो हम यही गणपति शिव जी और दुर्गा जी इनकी ही पूजा होती है। तो मैंने सोचा ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने पूछा क्या यहाँ पे अभी तो नरबली कोई नहीं बताएगा अगर होती भी है तो, क्योंकि फिर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है तो जेल हो जाएगी। तो मैंने भी डायरेक्टली ऐसे ना पूछते हुए मैंने पूछा क्या इस जगह पर आपके पूर्वज या इससे पहले कोई भी नरबली करता था, यहाँ होती थी क्या नरबली? तो एकदम से सब शॉक हो गए, अरे नहीं मैडम ऐसे तो हमने कभी नहीं सुना, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मैंने अपने आप को शांत किया, मैंने बोला अब बस सरोज, ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, कहीं पता चले तुम ऐसी जगह में आके कहीं लफड़ा में पड़ रही हो, तो डोंट टेक रिस्क। तो उसके बाद पता नहीं कुछ बेचैनी से मुझे हो रही थी, तो मैं वहां से, मेरे को कुछ खाने का मन नहीं था क्योंकि जो ट्रैवलिंग करके आए थे उस वजह से मैं कुछ नहीं खा रही थी। तो जो उन्होंने छोटा सा स्नैक्स अरेंज किया था, मैंने कहा आप सब खा लीजिए, मैं घर जाती हूँ। तो वो ऑलमोस्ट पहाड़ी पर ही घर थे, तो मंदिर ऊंचाई पर था, नीचे उतर के उनका घर था। तो जब मैंने कहा कि मैं चल रही हूँ, तो मैं निकल आई वहां से, तो मेरे पीछे पीछे जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था उनकी मम्मी आई पीछे पीछे। तो उनकी मम्मी आई तो मैंने सोचा कि कैसे कोई अपने गेस्ट को अकेला छोड़ता है, तो साथ देने के लिए बुजुर्ग कोई आ रहा है। तो वो आई नीचे, तो जैसे ही हम उनके घर पहुंचे, वैसे घर और आंगन बहुत बड़ा था क्योंकि बहुत बड़ा कॉफी एस्टेट है ना, तो जगह बहुत होती है, घर छोटे होते हैं। तो जैसे ही हम आंगन पार करके अपने चप्पल उतार के मैं अंदर जाने ही वाली थी, तो उस आंटी ने मेरे दोनों हाथ ऐसे, मेरे एक हाथ को दोनों अपने हाथों से ऐसे रोका पकड़ के कि अम्मा, आप जो बोल रही हो ना सारी बातें सत्य हैं।
तो मैं अभी भी देखो, मैं कहती हूँ तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला क्या हुआ, क्या बता रहे हो आप, क्या बोलना चाह रहे हो, क्योंकि उनकी कन्नड़ा भी थोड़ी अलग होती है, स्लैंग अलग होता है। तो कहने आपने बोला भूतप्पा की पूजा, पूछा आपने कि यहाँ पे होती है नहीं होती है। यहाँ होती थी, देखिए करके उन्होंने ऐसे हाथ करके दिखाया कि इधर ही है वो मंदिर, जो वहां पे वो टूटा टूटा मकान दिख रहा है ना, वो पहले यहाँ पे उस भूतप्पा की मंदिर थी। जब मैं शादी करके आई थी नई नई, तब यहाँ वो पूजा होती थी। तो अभी वो बंद है। तो वो देखिए, जब ऐसे एक ग्राम देवताओं की पूजा होती है ना, तो वो इस टाइम के देवता होते हैं, यानी कि इस टाइम पीरियड के देवता होते हैं। तो वो ह्यूमन क्वालिटीज मेंटेन करते हैं, कि उनको जैसे हम रोज भोग लगाते हैं, उनको रोज अभिषेक होता है, या उनका उनके साथ रोज एक्टिविटीज होती है, वो नहीं होती है तो वो मांगते हैं कि हमें खाना खिलाओ, हमें हमारी पूजा करो, हमारी पूजा क्यों रोक दी गई है, तो वो गुस्सा होते हैं। तो इसलिए ग्राम देवताओं में ये लक्षण देखे गए हैं। तो मुझे वो जो दिखे कि गुस्से में दिख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कितने दिन बंद रखा है, तो वो मुझे तब समझ में आया कि वो बंद पड़ा है, और ग्राम देवता नाराज हो रहे हैं कि और कितने साल मुझे इस तरह से बंद रखोगे। तो वो मैच कर गया। फिर कहने लगी कि जब मैं शादी करके आई थी, तो यहाँ पर किसी ने गाड़ी हुई वो जो जमीन के अंदर की निधि प्राप्त करने के लिए नरबलि देकर, कुछ प्रथाएं अभी भी हैं कई कई गांवों में, ऐसे अनपढ़ लोग या पढ़े लिखे भी करते हैं। तो ऐसे होता है कि बलि देकर भूमि से निधि को निकाला जाता है। तो उस समय पर भी किसी को इस तरह की लालच हुई, और उन्होंने एक लड़की का बलि दिया। किसने? वो जो मंदिर में बात कर रही हूँ ना, उसी मंदिर के पुजारी ने, क्योंकि दे नो ऑल दैट काइंड ऑफ तंत्र मंत्र। तो उन्होंने उस लड़की का बलि दिया, और अब बलि तो दे दिया, लेकिन बॉडी को क्या करेंगे? तो उस वहां पर अभी कॉफी प्लांटेशन हैं। उस समय पर 50 साल पहले वहां पे पैडी फील्ड थे। पैडी फील्ड में पानी ज्यादा लगता है, तो जो पानी की नहर बहती है, उस बॉडी को उस पानी में बहा दिया गया, क्योंकि वो तो नदी नहीं है कि जी सीधा सीधा चली जाएगी। तो पैडी फील्ड है, शेप होता है, तो किसी एक शेप में जाके उसकी बॉडी फंस गई। ये सारी बात इतनी ही डिटेल से उस अम्मा ने मुझे बताई है। तो जब वो बॉडी फंस गई, तो गांव के लोगों को वो बॉडी मिली, और सबको समझ में आ गया ये किसकी हरकत है। तो उन्होंने उस मंदिर के पुजारी की इतनी पिटाई की, और मंदिर तब उन्होंने वो बंद कर दिया। तो ये कथा की पुष्टि मुझे मिल गई कि जो मुझे ध्यान में दिखा वो सच हुआ। तो मुझे लगा कि भाई सरोज, बड़ा अच्छा ध्यान करती हूँ, वेरी गुड। क्योंकि मुझे प्रेरणा सर ने बोला था, आपने आपको हमेशा वेरी गुड बोलना, कि वेरी गुड, बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि ध्यान का पर्पस ही है कि ध्यान से कुछ देखें, कुछ समझें, कुछ सीखें। तब में हमारा प्रोसेस ठीक चल रहा है। तो मैंने बोला अच्छा, वेरी गुड, जो मुझे दिखा उसकी पुष्टि मिल गई, तो बस होगी कहानी खत्म। और फिर हम वहां से निकल पड़े। आगे की मतलब उतना मुझे नॉलेज नहीं था कि आगे भी क्या हो सकता है। तो जब हम वापस आए, तो बड़ी छोटी बच्ची की तरह बड़ी खुश कि प्रेमना सर कब मिलेंगे, कब बताऊंगी मैं उनको अपना अनुभव, कि जो मैंने ध्यान में देखा वो वहां पे पुष्टि मिली है। तो अगले 2-3 दिन में ही घर के पास में उनका एक सेशन था, वो आए, हम मिलने गए, और मेरा ही उन्होंने क्लास रखवा दिया कि आप ही लेना क्लास। तो मैंने वहां पे सब क्लास लिया। खाना वाना हो रहा था, खाना खाते खाते सर को अपना एक्सपीरियंस बताने लगी। सर ऐसे हुआ, तो सीधा, वो तो सही वाले टीचर है, वही सीधा ही पूछा कि तुम्हें क्यों दिखी वो लड़की, तुम वहां गई इतनी दूर, और तुम्हें ही ये स्टोरी क्यों दिखी, या वो लड़की क्यों दिखी तुम्हें? तो मैंने बोला हाँ सर, आप, उन्होंने तो कहा था जो ध्यान में देखते हो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन रखो, कि क्यों दिख रहे हो, क्या करना है, क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मुझे समझाइए। ऐसे हमें इस प्रोसेस को आगे लेके चलना होता है। और जितनी हमारे ध्यान की शक्ति होती है, उतनी हमें अपने आप से क्लैरिटी मिलती है। यहाँ पे कोई नहीं बताता है कि आपके ध्यान में जो हो रहा है उसका मतलब क्या है। तो मास्टर सर ने कहा अभी बात करो उससे, खाना खाते खाते। मेरे और उनका रिश्ता ऐसा ही है, हम खाना खाते खाते ही ध्यान कर लेते हैं, और खाना खाते खाते ही हम रेमेडीज निकाल लेते हैं मास्टर। तो मैंने आंखें बंद की। ऑब्वियसली यहाँ पे बोल की जरूरत ही नहीं होती है। जैसे मैंने उस लड़की का स्मरण किया, वो मेरे सामने दिखी, और दिखते ही वो ऐसे फुस सी लाइट बन के हवा में एक रोशनी में चली गई। तो मैंने सर से कहा, सर शायद उसको मुक्ति मिल गई है, वो एक रोशनी में विलीन हो गई। तो सर बोले पकड़ो उसको।
जाने मत दो, उससे पूछो कि उसको मुक्ति कब मिली। क्योंकि ये एपिसोड तो 50 इयर्स बैक हुआ था, क्योंकि वो बुढ़ी अम्मा की शादी के टाइम की बात है ये। तो ऑलरेडी उनके तो बहू बेटे पोते सब हैं, तो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स+ पहले की बात है। तो मैंने फिर पूछा कि कितने कब मुक्ति मिली, कि 50 साल पहले जब हुआ था तब मुक्ति मिली, या कब मिली, बस दैट वाज द क्वेश्चन, कब मुक्ति मिली। तो आई टेल यू मास्टर्स, वो सीन मैं आज भी नहीं भूल पाती हूँ, और मैं जरूर हर सेशन में इसको मेंशन करती हूँ जहां भी मौका मिलता है। उस लड़की के आंसू बहने लगे और उसने कहा, आई गेट इमोशनल एक्चुअली। उसने कहा कि जब तुम आई और यहाँ पे ध्यान कराई, तब मुझे मुक्ति मिली। ओ, तो मास्टर्स, उस दिन जो लेसन मैंने सीखा कि हम ध्यान अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम ध्यान पता नहीं कितने ऐसे अटके हुए सोल्स के लिए कर रहे हैं, चाहे हमें दिखे नहीं दिखे, समझे ना समझे। और वो दिन है, और आज का दिन है, मुझे ध्यान करने का मौका मिलता है, तो मैं बस ध्यान करती हूँ, कोई संकल्प नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी सोल हमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि अब ये बैठेगी तो मुझे मुक्ति मिलेगी। ऐसे कितने ही करोड़ों सोल्स हैं, और उन सब की मुक्ति के लिए ही पत्री सर जैसे महान ज्ञाता ने ये संकल्प लिया कि मैं हर इंसान को ध्यानी बनाऊंगा, ताकि जब भी वो ध्यान में बैठेंगे तो ऐसे कितने ही लोगों का, क्योंकि वो पॉपुलेशन भी उतनी ही जोरों से शोरों से बढ़ रही है, जो डिपार्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो अटके हुए हैं। फिर वो बार बार अटक के वहां क्या करेंगे, टाइम पास नहीं होता है, तो वो डिफॉर्म्ड बॉडीज में और अनफिनिश्ड बिजनेस लेकर, क्योंकि उनकी सोल अभी कंप्लीटली मेच्योर नहीं हुई है, तो बार बार वो जन्म लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। टाइम पास नहीं हो रहा है, कितने दिन अटके रहेंगे। चलो वहां पे कोई गर्भवती है, चलो एक गर्भ मिल रहा है, मकसद कुछ भी नहीं है, बस प्रेग्नेंट हो जाओ और फिर अबॉर्शन हो जाओ, क्योंकि मकसद नहीं है तो अबॉर्शन ही होगा उस सोल का। तो इसीलिए जो अबॉर्शन होते हैं, इस तरह के अधपके अध समझ वाले सोल्स के ही जन्म होते हैं। तो क्या करना है हमें, इन चीजों को रोकने के लिए हमें ध्यान करना है, ताकि, तो ध्यान का पर्पस क्या है ये बताने के लिए मैंने आज अभी ये शेयर किया आपके साथ। तो इसके बाद जब भी मुझे कहीं से भी कॉल आता, तो मुझे लगता, बाबा आप पता नहीं किसका क्या उद्धार करने के लिए हमें ले जा रहे हो, कहीं हमारा हो रहा है उद्धार, तो कहीं किसी और सोल का हो रहा है। तो मास्टर्स इस तरह से आगे बढ़े। तो अब चलती हूँ जहाँ पे महावर बाबा जी का मुझे कंप्लीटली फिजिकल फेस उन्होंने अपना मुझे दिखाया। तो ये था एक और मेरी फैन जो मेरे जूम अटेंड करती थी, आज भी वो करती हैं, एक एज्ड लेडी है 60-70s की, वो केरला की हैं। और वो कहती हैं कि आप हमारे यहाँ पे आइए, हमारे यहाँ पे आइए। तो मैं किसी को किसी भी काम के लिए मना नहीं करती हूँ, हाँ हाँ हाँ, मतलब जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी, ओके 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 करती रही। तो एक समय ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि हमारा गृह प्रवेश है, आप आइएगा। तो मना कौन करता है, ओके आ जाएंगे। अब मैंने सोचा वो फॉर्मेलिटी के लिए बुला रही हैं, तो ऐसे एक आध महीने वो इनवाइट करती रही। फरवरी में उनका वो फंक्शन था, तो 15 दिन पहले पूछ रही है कि मैम हम आपका टिकट बनवा रहे हैं, आप अपना डिटेल्स दीजिए। मैंने बोला टिकट क्यों, तो कहने लगी आपने ही तो कहा था कि आप आएंगी। तो अब मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि मैंने ऐसे ही झूठी मूठी बोल दिया था। तो मैंने कहा कि अरे अभी तो सोचना पड़ेगा थोड़ा, मैं अपना डेट्स देख लूं, क्योंकि फरवरी के 24 को ही मेरी बेटी की शादी फिक्स हुई थी। तो अब मैं उस ओ, समय पे मैं कैसे मतलब घूमना कर सकती हूँ, ऐसा मेरा सोच था। तो शादी के बारे में तो मैंने नहीं बताया उनको। तो मैंने कहा कि मैं सोच के बताऊंगी। वो कहने लगी नहीं मैडम आपको आना ही पड़ेगा। मैंने ऑलमोस्ट 15-20 मास्टर्स को कॉल करके इनवाइट किया, किसी ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। एक आध जिसने भी किया उन्होंने सीधा मुंह पे मेरे को मना कर दिया। सिर्फ आप ही थी जिसने एक ही बार में हाँ भी कहा, और बहुत खुश होकर आप बार बार जब भी हमने पूछा आपको, आपने हाँ किया। तो आपका आना ही होगा और मैं आपको टिकट बनवा रही हूँ आपकी। अब मैंने हस्बैंड को बोला कि भैया ऐसे बोल रही हूँ, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई कि मैं मुंह पे हाँ नहीं ना भी नहीं बोल पा रही हूँ, हाँ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो वो कहने लगे तुम तो घर पे बैठ के सारा फोन पे ही तो काम कर रही हो, शादी का जो भी है, तो वहां से भी फोन पे ही कर लेना। तो बोले 2 दिन में कुछ रुक थोड़ी ना जाएगा, जाके आ जाओ। मेरे हस्बैंड बहुत स्वीट है।
तो उन्होंने भेजा और मैं चली भी गई। और बस मेरा क्वेश्चन महाअवतार बाबा जी से, व्हाई आर यू डूइंग लाइक दैट, ऑलरेडी यहाँ पे इतना स्ट्रेस है, शादी की तैयारी करनी है, आप मुझे वहां भेज रहे हो तो किसी मकसद से, इतना मेरे समझ में आ रहा है कि क्यों भेज रहे हो, क्या सिखाना चाहते हो। ये मेरा हमेशा कांस्टेंट क्वेश्चन हमेशा रहता है कि मुझे कौन सी सीख लेने के लिए ये एक्सपीरियंस मिल रही है। आज भी मेरे साथ जो भी होता है, मैं हर चीज के पीछे ये क्वेश्चन लगा देती हूँ कि कौन सा एक्सपीरियंस मिल रहा है। फ्रेंड्स के साथ खुश रहती हूँ तो क्या सीखने के लिए मैं इतनी खुश हूँ, क्यों ये एपिसोड चल रहा है। या मैं ऑटो में ट्रैवल करती हूँ और बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो मैं क्यों इस पोल्यूशन से गुजर रही हूँ, क्या सीखना है मुझे। ऐसे प्रश्न मेरे अंदर उठते ही रहते हैं। तो यही मेरा प्रश्न वहां पे था कि बाबा आप क्या करने मुझे ले जा रहे हो। तो बस वही था क्वेश्चन। और चले गए भाई, वहां जाके देखते हैं तो पहले दिन सिर्फ वो सेलिब्रेशन ही हो रहे हैं। और मुझे बहुत ही मतलब लगा कि टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं, मैंने अपने क्लासेस रोक रखे हैं, घर का काम रोक रखा है, क्या मैं ऐसे कोई एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए मैं अपना समय ऐसे व्यर्थ कर रही हूँ। तो पहले दिन मुझे सच में बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम लगा। पूरा दिन हमें एक ही कमरे में बिठाया गया था क्योंकि उनके बहुत रिलेटिव्स थे, उनके बहू बेटे उतना ओपन अप नहीं हो पाएंगे, ये सोच के वो थोड़ा हम फ्रीली नहीं घूम पाए। तब और भी बुरा लगा कि अरे बाप रे, कुछ भी तो नहीं कर रहे, बाहर भी नहीं जा रहे, लोगों से नहीं मिल रहे, ये क्या है एक्सपीरियंस। तो मास्टर्स उस दिन रात को फिर उन्होंने कहा कि आपको ऐसा लगा होगा, चिंता मत कीजिए, आज एक दिन मैं अपने रिलेटिव्स के सामने आपका परिचय कराना चाहती थी, और कल से मैंने आपके लिए प्लान किया है, मैं आपको एकाद आश्रम लेके जाऊंगी वहां पे। तो एक आनंद आश्रम वहां पर है, और एक नित्यानंद स्वामी जी का आश्रम, जो नित्यानंद स्वामी जी का जिक्र आपको ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी मिलेगा। तो मुझे लगा ठीक है, फिर कहीं कि एक बार हम बीच पे भी चलेंगे। तो ये 3 आइटम उन्होंने फिक्स किए थे। तो बीच पे गए, तो हमने बीच पे ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा। फिर वहां से वो आनंद आश्रम ले गई, तो एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पे एक गुरु जी का व्याख्यान चल रहा था, तो वहां पर भी मुझे बोलने का मौका मिला। तो कुछ विषयों पर मैंने वहां पे बात की, तो उन्हें भी वो पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी अलग ही है ना, पीएमसी की पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग है, हमारे कॉन्सेप्ट अलग है, तो उन्हें अच्छा लगा। कुछ फॉरेनर्स आए हुए थे, उनसे इंटरेक्ट किया। फिर भी मेरे अंदर क्वेश्चन चल रहा है कि बाबा, मैं घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी को छोड़ के मैं यहाँ क्यों आई हूँ, आप मुझे क्यों लेके आए। कहीं कोई जवाब नहीं मिल रहा है। शाम हुई, और शाम तक फिर वो हमें ले गई एक आश्रम जहाँ पे नित्यानंद बाबा जी ने अपना बॉडी वेकेट किया था। तो जब हम उस आश्रम में एंटर किए, आश्रम इन द सेंस एक कुटिया थी जहाँ पे वो अपने लास्ट डेज में रुके थे, आज भी वो ऐसे ही मेंटेन किया जा रहा है। तो एंट्रेंस में उनकी समाधि, तो जस्ट फॉर रेस्पेक्ट सेक मैं समाधि पर माथा टेका और 2 मिनट ध्यान में बैठने का मन किया। तो ध्यान में जब बैठी मैं, तो मुझे दिखा कि जैसे मैंने कभी नित्यानंद स्वामी जी यही है ये मैं नहीं जानती थी, कि जिनके समाधि में मैं गई थी ना, वहां कोई फोटो वोटो कुछ नहीं था, तो किसके गई हूँ कुछ नहीं, मतलब इमेज, आई डेंट हैव एनी इमेज। लेकिन मेंटली मुझे दिखा, एक बाबा जी दिखे, जो जिस घर में हम जाने वाले थे वहीं का एक कमरा दिखा, और वो अपने हाथ में एक लोटा लेके जा रहे थे, और उनके हाथ से वो घी का लोटा था, और लोटा गिरा, और फिर वहीं पे गिर के उन्होंने बॉडी वेकेट किया, ऐसा मुझे वहां पे दिखा। तो मुझे लगा ठीक है, ध्यान करने पर मुझे तो दिखता ही है, तो शायद मुझे दिख गया है। और जैसे ही हम अंदर गए और वहां बैठने पर मैंने अपना ध्यान का एक्सपीरियंस बताया, तो जो वहां के केयर टेकर थे, वो भी एक स्वामी जी थे, तो उनको आश्चर्य हुआ। बोले यस मैडम, इनकी डेथ ऐसे ही हुई है कि वो अपने कमरे से एक घी का लोटा लेके निकले थे, और उनको शायद हार्ट अटैक होगा वो, तो इस तरह से उनका लोटा गिरा और उनकी ऐसे ही उन्होंने बॉडी वेकेट किया। और अब तक तो मैं थोड़ा नॉर्मल हो चुकी थी कि ध्यान में मुझे सही सही दिखता है। तो बाबा को मैंने थैंक यू कहा, और फिर वहां पे हमारे लिए प्रसाद का अरेंजमेंट था, तो हमने प्रसाद वगैरह लिया। और कोई कोई और कुछ लोग थे वहां पे जो काम कर रहे थे, तो वहां पे बहुत सारे मैंगो ग्रुप्स था वहां पे। मैंगो, मेरे को पेड़ चढ़ना बहुत पसंद है, तो पेड़ों पे चढ़ चढ़ के हमने ध्यान किया, उनको भी ध्यान करवाया। तो थोड़ा ऐसा मस्ती मजाक हो गया। लेकिन जो वहां के केयर टेकर थे, उनके दिमाग में खिचड़ी पकने लगी कि ये मैडम ऐसे वाली हैं, इतनी एक्सपीरियंस वाली हैं, तो इनको एक अच्छा सा अनुभव देना चाहिए। तो वह वहां पे एक
गूगल सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। मैं उस प्लेस का नाम लिखा नहीं, हाँ कनाहद, कनाहद है उस प्लेस का नाम, केरला में कनाहद। तो वहाँ एक आश्रम है, मैन मेड केव्स बने हुए हैं, लिटरली 108 सीट बना रखे हैं जहाँ पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और उसका शेप एंड अरेंजमेंट लाइक ब्रेन बना रखा है, ब्रेन की शेप में वो पूरा केव बना हुआ है, जैसे चींटियों का अंदर का वो प्लेस होता है उस तरह से। तो उस आश्रम में मौन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप एंटर करते ही कोई बात नहीं कर सकते, हर जगह आपको इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन सब मिल जाएंगे, किसी से कुछ नहीं पूछना है। तो और जो चाहे वो आ सकता है, बाहर बैठ के ध्यान कर सकता है, लेकिन जो सिंसियरली उस गुफा में ध्यान करना चाहते हैं उनको वहां पे एनरोल करना पड़ता है, नाम देना पड़ता है, डिटेल्स देने पड़ते हैं, फिर हमें ग्रुप्स में अंदर भेजा जाता है, और उसके बाद बाहर से ताला लगाया जाता है ताकि बाहर का कोई हमें जब ध्यान में हो हमें डिस्टर्ब ना करे। तो ये मेरा अंडरग्राउंड केव का ध्यान एक्सपीरियंस। इससे पहले भी दूसरे आश्रमों में मैं ऐसी साधना कर चुकी हूँ, तो मुझे ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस था। लेकिन इस बार, जैसे मैंने बताया बिगिनिंग ऑफ द एपिसोड, की बाबा के समक्ष जाने पर जो एक घबराहट सी होती है, वो जो एक अलग लोक का एक एसेंस फील होता है, वो मुझे वहां हुआ कि डर 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 सा लग रहा है, कि मैं नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पे ध्यान, मैं अंदर नहीं जाना चाहती हूँ, कि ये पार किया तो मैं वापस नहीं आऊंगी, ऐसा वाला फीलिंग, कि मैं बस चली जाऊंगी, मैं बस कहीं मतलब उस लोक में ही चली जाऊंगी, ये वाली फीलिंग आने लगी। तो एक चक्कर तो पूरा काट लिया मैंने कि देखने के लिए अंदर कैसा बना हुआ है। सच बताती हूँ, शायद हिमालय की गुफाएं ऐसी होती होंगी, वैसा ही फीलिंग, वही कोल्डनेस एंड वही एक प्रशांत एटमॉस्फियर, एंड लिटरली जो गया है बस उसी को पता होगा, मैं बात बता नहीं पा रही हूँ। तो मैं डर गई कि मुझे अंदर जाके नहीं बैठना है, जो एंट्रेंस में फर्स्ट केव है ना, मैं वहीं बैठना चाह रही हूँ, ताकि खत्म होती जल्दी से भाग के बाहर में निकल पाऊं। और फिर महावर बाबा जी को बोल रही हूँ, बाबा जी आप मेरे को कहाँ कहाँ लेके घूम रहे हो, ये क्या क्या करवा रहे हो, ऐसे लिटरली ऐसे ही बोला मैंने उनको, कि क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग, क्या क्या दिखाना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो, क्या क्या करवाना चाहते हो। तो मैं बोली मैं नहीं जा रही अंदर, मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले में बैठूंगी और जल्दी से निकल के आ जाऊंगी, मैं ज्यादा देर भी नहीं करूंगी। और वो बैठने की गुफा भी ऐसे बनवाई थी कि सामने से वो मिट्टी का जो बना था ना, आपका फेस भी कवर करेगा, तो घुसने के लिए आपको ऐसे अंदर घुस के अंदर जाके बैठना पड़ता, बस उतने ही बैठने की, थोड़ा अच्छा बॉडी वाला पर्सन भी बैठ सके उतना सफिशिएंट प्लेस है, लेकिन यू हैव टू एंटर इट। तो लिटरली मैं ऐसे एंटर होके बैठी, तो और अंधेरा सा और धम घुटने वाली फीलिंग आ रही है। तब भी मैंने वही कहा कि वॉट बाबा। फिर मैंने ठीक है, आप लेके आ गए हो, हम बैठ भी गए हैं, तो चलिए इतना ही सही, 2 मिनट का सही वाला ध्यान तो कर ही लूं मैं। तो मैं ध्यान की स्थिति में चली गई, अपने उंगलियों को क्रॉस किया और जो बैठी, और जो मैंने अपने ब्रेथ पर ध्यान देना शुरू ही किया, इमीडिएटली उस केव के अंदर एक चेहरा अंदर आता है, और एक कह रहा है, देखा कैसे लेके आया मैं तेरे को यहाँ पे बिठाने के लिए, कि ही वॉन्टेड मी टू सिट हियर एंड मेडिटेट। क्यों लेके गए केरला तक, कि इस जगह पर मुझे मेडिटेशन करना था। तो जो वो ऐसे वो चेहरा आया, मेरे फ्यूज उड़ गए एकदम, पूरी बॉडी मतलब ना पसीने में तर, एक अलग, एक मतलब एक अलग ही फीलिंग, पूरी बॉडी में एक अलग फीलिंग। और इतनी खुश हुई मैं, कि अगर मैं बार बार कहती हूँ बाबा आप ये कर रहे हो, बाबा वो कर रहे हो, तो मुझे लगता था कभी कभी, जैसे मेरा पढ़ा लिखा जो मन है, सो कॉल्ड एजुकेटेड मन है, वो कहता था शायद यू आर faking it, शायद यू आर लाइक अ चाइल्ड टॉकिंग टू योर गॉड और टॉकिंग टू योर मास्टर। ऐसे शक होता था मुझे, क्योंकि हम उतने बड़े साधक तो नहीं है कि हम बात करें और हमारे भगवान हमसे बात कर रहे हैं, या हम बड़े इतने भक्त भी नहीं है। तो मेरे साथ इतना होता था, तो कभी कभी मेरे मन में शक होता था कि क्या मैं, जैसे हेलुसिनेशन की बात करते हैं, शायद मेरे साथ भी ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बाबा जब पुष्टि दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सच है, ही इज दैट, वरना मैं उन्हीं को क्यों एक्सपेक्ट करूंगी, है ना। तो मैंने तो कब इतनी बार तो बात की थी, उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो खुद आके बताएंगे कि देखा मैं लेके आया हूँ। तो बहुत खुश हुई मास्टर्स में, इतनी खुश हुई कि सडनली जस्ट लाइक ना हार्ट चक्र से पूरा ऐसे आनंद का एक लहर दौड़ा, और मैंने बहुत बढ़िया से अपना मेडिटेशन किया। और वहां से जब निकल के आए तो देखा ताला बंद है, कि आधा घंटा बोल के बैठे हैं, तो आधे घंटे तक हमारा
ताला नहीं खुलेगा तो हमें वहां बैठना ही है। तो हमने सम 1.5 आवर का लिख के दिया था। तो 1.5 आवर के बाद ताला खुले तो हम बाहर गए। और जब एक्सपीरियंस बताया तो वो जो स्वामी जी थे वो और खुश कि मैडम को और एक्सपीरियंस देना। तो वो बोलने लगे ये तो कुछ नहीं है मैडम, मैं आपको एक और ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पे आपको बड़ा मजा आएगा। अब केरला वालों के लिए मेरे मन में थोड़ा सा शक है। मैं बहुत जल्दी उनको मानती नहीं हूँ क्योंकि वहां पे बहुत ब्लैक मैजिक, जादू टोने ऐसे हमने बहुत सुना है हुआ है। तो मैं गई थी अकेले, इस बार भी मैं अकेले गई हूँ, तब भी मेरा माथा टनक रहा था कि कोई भी बुलाया उठा के चल दिए, ये कह रहे हैं गुफा में चलो तो मैं गुफा में चल दी कि सरोज ऐसा नहीं करना है, बी केयरफुल बी केयरफुल। तो सो कॉल्ड एजुकेटेड माइंड वो हमें अलर्ट भी कर रहा है। तो मैंने कहा आज नहीं, कल चलते हैं, क्योंकि शाम हो चली थी और गुफाओं में रात शाम के समय जाना मेरा मन नहीं माना। तो वो बोले हाँ ठीक है, सुबह आ जाना, यहीं पे नाश्ता करना, मैं आपको वहां पे ले चलूंगा। तो जो आंटी हमें ले गई थी वो आंटी और मैं और एक आध मास्टर्स और थे साथ में। तो नेक्स्ट डे हम अ, एक व्हीकल में गए, थोड़ा दूर था, शहर से बाहर था। तो जब वहां गए तो कोई इंसान नहीं है। फिर से वो डर शुरू कि वो कहीं भी ले जा रहे हैं और हम कहीं भी चल रहे हैं, इनको पता नहीं कौन कौन से जादू टोना टोटके आते हैं और कुछ भी हो सकता है, ऐसा वाला ख्याल आ रहा है। और अंदर से खुशी भी हो रही है कि ऐसी एक जगह पे हम जा रहे हैं। तो मास्टर्स वहां पे बहुत सारी सीढ़ियां थी, साथ में आई हुई बुजुर्ग थी और दूसरे भी जो मास्टर आए हुए थे वो थोड़े, अब मैं कैसे बताऊं कि बस वो उतने एंथुजियास्टिक नहीं थे जैसे मैं थी। तो वो बहुत हल्के से चल रही थी, कम बोल रही थी, तो उनका अपना अलग ऑरा था। तो वो आंटी के साथ रह गई। और वो जो मास्टर थे, वो जो वहां के गुरुजी थे, अब वो भी 30s 40s में ही थे। वो जल्दी जल्दी चलने लगे तो मुझे ऐसी जगह पे बहुत फास्ट चलना अच्छा लगता है, भागती हूँ मैं लिटरली। तो मैं उनके साथ सीढ़ी चढ़ गई और वो अभी भी पीछे रह गए। मन कर रहा है कि मैं उनके साथ जाऊं, लेकिन मैं स्लो नहीं चल सकती, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। और वो कह रहे हैं चलो मैडम आ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, यहीं पे तो आना है, चलिए चलिए चलिए। और वो ले गए मुझे बहुत, मतलब ऊंची जगह पे, और वहां पे नेचुरल केव्स थे। अब मुझे डर लगा, यहाँ पे तो कोई नहीं है, नेचुरल केव में अंदर चले जाओ, अंदर कुछ भी हो सकता है। अरे क्या मूर्ख हूँ मैं, क्यों अकेली आ गई इनके बुलाने से। तो मैं वेट करने के लिए कह रही हूँ, तो वो कह रहे हैं अरे आ जाएंगे ना मैडम, आएंगे तो मैं आप वहीं पर तो आप ले आऊंगा, आप चलो ना, आप आगे चलो। अब मैं कैसे कहूँ कि मुझे शक है या डर है। तो मैंने कहा ठीक है चलिए। तो मास्टर, ओरिजिनल रियल गुफाओं में जाना भी, अपने आप में उस एनर्जी को महसूस करना भी, मतलब अनटच्ड केव्स जो होते हैं, जहाँ केव्स में बहुत लोग टूरिस्ट की तरह घूमते हैं, वहां की एनर्जी बट जाती है, घट जाती है। तो जो प्योर, ऐसे प्योर प्लेसेस होते हैं ना, उसकी एनर्जी आपको फील होगी, मतलब वो इट विल बी फीलिंग लाइक अनदर वर्ल्ड, इस दुनिया की लगेगी ही नहीं। तो इस तरह की एक छोटी सी केव थी जहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान अंदर जा पा रहा था। और उस पहाड़ी से पानी फ्लो, मतलब एकदम हल्का 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 पानी बह रहा है, गिला गिला सा है। और मैं बड़ी केरला गई हूँ तो व्हाइट साड़ी पहन के बड़ी अच्छे से रेडी होके कॉटन की साड़ी, अब इतने गीले मिट्टी वाले केव में जाने के लिए मन हिचकिचा रहा है कि मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। और वो कह रहे हैं अंदर चलिए, और बाहर पीछे खड़े होकर, केव में अंदर एक ही जा सकता है, तो मुझे अंदर भेजा और अपने मोबाइल के लाइट से मुझे दिखा रहे हैं कि आप अंदर जाइए और अंदर जाइए और अंदर जाइए। तो मैं गई, आगे गई, 10 फीट तक गई। तो उसके बाद में मुझे, मतलब स्ट्रेट नहीं था वो, ऐसे 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 घुमावदार था, और जगह बिल्कुल कम थी कि कहीं एक ही कदम रख पा रहे हैं। और साइड में ऐसे गोलाकार है, लेकिन कदम रख के चलने की जगह बहुत कम थी। और वो कह रहे नहीं और आगे जाइए और आगे जाइए और आगे जाइए। तो मुझे लगा ये अंदर लेके जाएंगे, अंदर सांप है, बिच्छू है, चींटियां है, क्या है नहीं पता, कितनी अनसेफ भी हो सकती है, बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड विथ नेचुरल केस। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं यहीं पे बैठ रही हूँ, मैं आगे नहीं जा रही। वो कह रहे नहीं मैडम, और दो कदम आप आगे जाइए, आप और दो कदम जाइए। उनके कहने पर एक आध बार गई मैं, लेकिन लास्ट में आके मैंने कहा नो, आई वांट टू सिट हियर। मैं जिद पे आ गई। फिर उन्होंने भी फोर्स नहीं किया, फिर वो निकल गए वहां से और मैं ध्यान में बैठ गई। अब फिर से मेरी बाबा से बात, बाबा क्या चल रहा है, इस गुफाओं में क्यों लेके आए हो, और यहाँ बैठ के ध्यान करूं, इसकी क्या जरूरत है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू हियर।
व्हाट आर यू ट्राइंग टू टीच मी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रिपेयर मी फॉर। मेरा वो क्वेश्चन होता था, मुझे किस बात की तैयारी करवा रहे हो मुझसे, कौन सी ट्रेनिंग चल रही है मेरी, कि गीले से प्लेस में और ऐसी गुफा में। हम तो अच्छे खासे, पत्री सर ने कहा था अपने घर में भी बैठ के ध्यान कर सकते हो, तो हम सोफे पे ध्यान करने वाले हैं, संत है भाई, ये क्या चक्कर है। तो बैठ गई, फिर मैं बोली ठीक है अभी आ गए हैं तो चलो तरीके से ध्यान कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने आंखें बंद की मास्टर, मैं सीधा पहुंच गई हिमालय। हिमालय के जो अंदर रेंजेस हैं, मतलब अंदर 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 गुफाएं होती हैं, वहां की एक एक गुफाएं अंदर पता नहीं 50-100 किलोमीटर की होती हैं मास्टर्स। तो उस तरह की एक गुफा में मैं जा रही हूँ, मेरी सोल या मेरी एस्ट्रल बॉडी, तो नॉन स्टॉप और फास्ट मूविंग मेट्रो की तरह बहुत ही देर तक वो अंदर जाती रही जाती रही जाती रही। तो मैं बोल रही कहाँ ले जा रहे हो बाबा, और कितनी अंदर ले जाओगे, क्या दिखाना चाहते हो आप, जो इतनी अंदर गुफा में लेके जा रहे हो आप, जो दिखाना चाहते हो आप तो 1 मिनट में यहीं पे दिखा सकते हो। आई मीन बाबा सीधा मुझे उसी प्लेस में ले जा सकते हैं, ये ट्रैवलिंग वाली क्या चीज होती। तब कुछ समय बाद वो जगह रुकी मैं, तो नीचे से जमीन से कुछ चीज ऐसे ही उसी तरह से ऊपर उठ रही है। तो आई एम लाइक वेटिंग वेटिंग वेटिंग, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा जिसे दिखाने के लिए बाबा मुझे लेके गए। और फिर अंदर से डर लग रहा है कि कोई ऐसी चीज ना निकल के आ जाए जिससे मैं डर जाऊं। तो दोनों तरह का माइंड मेरा वहां पे काम कर रहा था, कि बाबा क्या दिखाने वाले हो, और जो दिखाने वाले होंगे उससे मुझे डर भी हो रहा है। और उसी पल क्या हुआ कि ये जो पीछे लेडीज रह गई थी वो पहुंच चुकी थी। वो पूछ रही थी कि सरोज मैम किधर है, तो उन्होंने बताया केव में बैठी हैं। तो वो सीधा केव में आ गई। अब जगह छोटी सी थी, तो 2-3 लोगों की जगह तो थी नहीं वो। तो वो आई और मेरे पास, पास का मतलब थोड़ा दूर ही बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी पास था। और उनका मुझे टच हुआ, बॉडी या ड्रेस कुछ टच हुआ। तो मैं ध्यान से, मैं निकल आई बाहर। मुझे लगा कि बहुत समय हो गया और ये मुझे टच करके जगा रही हैं शायद। तो मैंने आंखें खोल के देखी तो वो सब ध्यान में बैठे हुए थे। तो फिर मैं ध्यान में बैठ गई। और थोड़ी देर बाद जब उनको लगा कि चलो चलते हैं, तो मैं भी उनके साथ बाहर निकल आई। और निकलने के टाइम निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। ये सारी निकल गई और नीचे बैठ के वो बाबा जी के साथ बैठ के बात कर रही है कि सरोज मैम अभी नहीं आई है बाहर, अभी तक नहीं आई, अभी तक बैठी हुई है। तो उन्होंने कहा, उनकी बात मुझे सुनाई दे रही है, वो कह रहे हैं आज वो कैलाश गई हैं, आज समय लगेगा। ओहो। तो मेरा माथा ठनका, मैंने कहा इनको कैसे पता। तो आई वॉन्टेड टू टॉक टू हिम कि उन्हें कैसे पता चला। तो लेकिन मन नहीं कर रहा है, और मैं लिटरली अपनी साड़ी को भूल गई मास्टर। और उस केव को पूरा हग करके उस पानी को बहते हुए इतना महसूस किया, इतना आनंद फील किया, इतना अच्छा लगा मुझे। और मैं बातें सुन भी रही हूँ उनकी, कि हम तो जल्दी जाके आ गए, हमें लगा कि बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन मैडम तो उठ नहीं रही है। तो मेरे लिए जस्ट ये 5-10 मिनट का एपिसोड था, लेकिन ऑलरेडी 2 आवर्स हो चुके थे। तो पता ही नहीं चला कि मैं उतनी देर वहां ध्यान में बैठ पाई थी। तो बाहर आए, तो ये सुन के मैं थोड़ा अलर्ट हुई, मैंने बोला चलो बात करते हैं। तो मैं नीचे आई, मैंने बोला कि अम, मेरा ध्यान एक्सपीरियंस बताना है मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने ये जो अभी आपको बातें बताई सेम वहां पे रिपीट किया, कि मैं देख ही रही थी कि जमीन से कुछ निकल ही रहा है, इतने में इन्होंने मुझे टच किया। तो उनको बड़ा बुरा लग गया, बोले हाँ सॉरी मैडम, आपके ध्यान के एक्सपीरियंस को हमने ऐसे रोक दिया, प्लीज आप फिर जाइए, फिर ध्यान में बैठिए। तो मैंने बोला ओके टीवी चल रहा है वहां पे, कि ऑफ करके आ गई हूँ तो फिर से ऑन करूंगी और जाके फिर आगे की सिनेमा देखूंगी। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, आप बुरा मत मानो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, हमको बहुत बुरा लग रहा है, हमारी वजह से आपका ध्यान आधे में रुक गया, आप पता नहीं क्या देखने वाली थी, आपका क्या चल रहा। कितना वो फोर्स करने लगी और उनको बहुत बुरा लगने लगा। तो मैं बार बार मना किए जा रही हूँ। तब वो जो मास्टर थे ना, उन्होंने एक बात कही कि आज मैंने भी एक लेसन सीखा है। तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से उन्होंने देखा कि ये एक काबिल मास्टर हैं, इनको मैं एक जगह पे बिठाऊंगा जहां ये ध्यान करेंगी तो इनको बहुत कुछ एक्सपीरियंस होगा। वो जज कर रहे थे मुझे। तो वो चाहते थे मैं 2 कदम और आगे जाके बैठती तो और बढ़िया एक्सपीरियंस होता, क्योंकि वो ऑलरेडी उस तरह वहां पे मेडिटेशन कर चुके हैं। लेकिन एक एक इंसान
उसको कौन सा मेडिटेशन, कितना मेडिटेशन, कौन से अनुभव, कितना अनुभव लेना है, वो उनके पर्सनल स्पिरिचुअल गाइड डिसाइड करते हैं। ये नॉलेज उनको मिला। कह रहे थे मेरे चाहने से नहीं होगा, सरोज मैम के स्पिरिचुअल गाइड चाहते थे कि वो वहीं बैठे और इतना ही एक्सपीरियंस हो। शायद वो उतनी रेडी नहीं है जो मैं चाह रहा था, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए वो रेडी नहीं है, और वो जो निकल के आने वाला था वो देखने के लिए भी वो रेडी नहीं है। इसलिए कोई ना कोई टोकता है, रोकता है। हमको लगता है उसने मुझे डिस्टर्ब किया। तो ये मेरा एक लर्निंग लेसन था मास्टर। लर्निंग था कि मैं देखती हूँ, मैं ध्यान कर रही हूँ, इसने मुझे डिस्टर्ब किया, किसी और ने मुझे डिस्टर्ब किया, सारी बातें झूठी हैं। हमें लगता है, लेकिन हमारा लेसन कहाँ तक चलना है, कितना होना है, ये हमारे साथ के जो गाइड्स होते हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स, वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं स्पिरिचुअल लेवल में हमारी ग्रोथ कहाँ तक हुई है। इसके बावजूद जब वो लेडीज बहुत ज्यादा फोर्स करने लगी, तो तब भी हमें लगा कि ये भी तो एक मास्टर कह रहे होंगे ना कि सरोज और ध्यान कर लो। तो वो अब उन बाबा जी ने कहा कि मैडम आप चलिए और थोड़ी देर ध्यान कर ही लीजिए, क्योंकि ये इतना कह रही हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं जा रही हूँ उस गुफा में फिर से। तो वहां एक आश्रम था, मंदिर जैसा बना हुआ था, नित्यानंद गुरु जी का एक बहुत बड़ी मूर्ति थी काले रंग की। यू नो मास्टर्स, ये जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ऐसे एक कुछ और एक्सपीरियंसेस भी हैं जहाँ पे जो मास्टर्स को हम फिजिकल बॉडी में हमने कभी नहीं देखा है, उनकी मूर्तियां ब्लैक स्टोन में होती है, और उसको देखते ही आप ऐसे हो जाएंगे। जैसे मैंने रमण महर्षि का देखा है, हमारे घर के पास भी एक जीवंत समाधि वाले बाबा जी हैं, उनकी एक मूर्ति मैंने देखी है। तो लिटरली यू, कोई तो कनेक्शन हो जाता है। तो उस वहां की मूर्ति भी ऐसी थी कि मैं उससे डर कर मैं अंदर नहीं जा पा रही थी। मैंने कहा मैं बाहर ही इधर ही बैठ के ध्यान करूंगी, मैं अंदर नहीं जा रही हूँ। तो मैं बैठ गई। फिर मैंने बाबा से पूछा, महावतार बाबा जी व्हाट इज दिस बाबा जी, कहाँ कहाँ ले जा रहे हो और कहाँ कहाँ बिठा के ध्यान करा रहे हो, ये फिर सेकंड ध्यान की क्या जरूरत थी, बता दो आप मुझे कि क्यों लेके आए हो, और ये क्या है ओरिजिनल, मतलब रियल केव में बैठ के ध्यान करना, और उस ध्यान में कुछ दिखना, और वो भी आधा अधूरा रह जाना, और ये सब क्या हो रहा है, ऐसे मैं क्वेश्चन करती हूँ। तो ऐसे ही मैंने क्वेश्चन किया उनको, और फिर मैंने मुड़ के भी देखा, क्योंकि मेरे को सेकंड टाइम ध्यान करने का कोई मन नहीं था। तो मैंने देखा कि ये सभी ध्यान में बैठ रहे थे। तो फिर मुझे लगा चलो हम भी ध्यान कर लेते हैं। तो बाबा जी से जब हमने प्रश्न किया, तो बाबा जी ने उत्तर मुझे एक एक मेमोरी के थ्रू दिया। कि मेमोरी ये थी कि यूट्यूब में जाकर देखिए, अभी का हिसाब बताऊं तो 3 साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात होगी, कि थाईलैंड में एक सॉकर सॉकर टीम अपने कोच के साथ बर्थडे मनाने के लिए, एक प्लेयर का बर्थडे मनाने के लिए वो इसी तरह से एक केव में गए थे, जहाँ पे वो सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। लेकिन मॉनसून सीजन था तो बारिश होने लगी। बारिश इतनी बढ़ गई कि गुफा के अंदर पानी आने लगा, मतलब गुफा का दरवाजा बंद हो गया। तो ये भी गुफा इसी तरह से बहुत लंबी टनल थी, और वो मास्टर उनको अंदर सेफ्टी प्लेस में ले जाते रहे, ले जाते रहे, तो वो अंदर 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 चले गए। और यहाँ पे पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं उनको कि इतने 15 बच्चों की टीम कहाँ खो गई। तो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, हेलीकॉप्टर से भेजे जा रहे थे, सब जगह उनको ढूंढा जा रहा था। फिर उनको शक हुआ कि इधर हो सकता है, तो इस तरह से 15 दिन लगे उनको पता करने में कि इस केव में भी हो सकते हैं। और जब गोताखोरों को लेकर उस केव में पानी के थ्रू ही जाना पड़ा, क्योंकि वो केव ऊंचाई की तरफ था, तो ऐसे पानी बढ़ता चला गया और वो ऐसे ऊंचाई में चले गए। तो सोचिए एक केव के अंदर जहाँ पे एयरवे, मतलब हवा चलने की जगह नहीं है, जहाँ पे पानी भर गया है, तो सांस लेने की भी हम सोच ही नहीं सकते। ऐसी जगह पे 15 दिन तक 15 बच्चे जिंदा है, ना खाना ना पानी, कुछ भी नहीं है। तो जब उनको रेस्क्यू टीम गई देखा, तो जब हम किसी को रेस्क्यू करने जाते हैं, ऐसे सीन याद कीजिए कैसे होती है, हाहाकार मची होती है, मुझे बचा लो, हाय 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 हाय, ऐसे। यहाँ देखो तो ये 15 साल के बच्चे शांत, उनके चेहरे पर इतनी शांति है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। वजह ये थी कि उनके जो कोच थे वो तिब्बतियन मंक थे, तो वो एक प्रोफेशन के तौर पे
सॉकर यहाँ पे उनको ट्रेन अप करते थे, तो उन्होंने उनको मेडिटेशन सिखाया और उनको शांति से बिठाया 15 दिन तक। तो इस वजह से वो सारे बच गए। एक्चुअली जो उनको बचाने गए थे उन गोताखोरों में से एक एक की डेथ हो गई, लेकिन इन बच्चों में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे ये याद आया, तो मैंने कहा बाबा जी, मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस देने वाले हो क्या? मैं आज के बाद कभी किसी भी रियल केव में नहीं जाऊंगी, मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो तब बाबा ने आंसर किया मास्टर्स कि मैं तुम्हें उसके लिए रेडी नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें रेडी कर रहा हूं कहीं ले जाने के लिए। मैंने कहा कहाँ? तो कहे कि शंबाला, मैं तुम्हें शंबाला ले जाने वाला हूँ, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो मेरा जो ये चटपट बोलने वाला मन है और बहुत ज्यादा नॉलेज वाला मन है, जो बहुत सारा इंफॉर्मेशन रखता है, वो बोलने लगा शंबाला में तो सबसे छोटी बच्ची की एज ही 600 है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? क्योंकि देखिए हम लोग कितना, अगर हमारे सामने भगवान भी आ जाएंगे ना, तो हम अपनी नॉलेज का प्रदर्शन उन पे भी करेंगे कि भगवान का मतलब तो उनकी तो आंखें पलके झपकती नहीं है, सांस नहीं चलती है, तुम्हारा तो हृदय धड़क रहा है, तुम भगवान नहीं हो। हम इस तरह के कितने ही काउंटर क्वेश्चन डालेंगे उन पे। तो यही काम मेरा मन भी करता रहता है ऐसे, क्योंकि मैं भी थोड़ी अज्ञानी भी तो हूँ, पूर्ण ज्ञानी थोड़ी ना हूं मैं। तो मैंने उनसे कह दिया कि अब पता नहीं किस जन्म में होगा, बिकॉज इट इज फॉर आई हैव टू बी मोर देन 600 ईयर्स। तो मैंने कहा पता नहीं किस जन्म में होगा। तो इमीडिएटली मेरी कॉन्शियस ने बोला बेवकूफ चुप कर। फिर मैंने बोला नहीं नहीं बाबा, मुझे किसी और जन्म में नहीं, मुझे इसी जन्म में शंभला का एक्सपीरियंस दीजिए। तो बाबा ने मुझसे कहा कि यू विल बी 300 ईयर्स, तब मैं तुमको शंभला लेके जाऊंगा। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मैं तो उसके बाद से पहले जो मैं डेथ का वेट करती थी, अब मैं जान गई हूँ कि मैं मरने वालों में हूं नहीं, मैं तो 300 ईयर्स रहने वालों में हूँ। तो इस तरह से मास्टर्स हमें अपने एक्सपीरियंसेस ना, अलग ही दुनिया है। जो नहीं मानते हैं वो हमें पागल समझ सकते हैं, लेकिन आई एम लिटरली समझदार हूं, मैं इतना आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने दोनों तरह के लोगों को देखा है। जो हेलुसिनेशन में रहते हैं, जो जो लोगों के झांसे में आके मेरे अंदर देवी चढ़ गई है, मैं देवी हूँ ऐसे बोलने वाले हैं, मैं उनके साथ भी रही हूँ। मैं उनके संगत में रही हूँ और उनके मतलब टीचिंग्स में भी रही हूँ। मैंने उस तरह का भी काम किया है कि मैं खुद भी इस तरह से प्रेडिक्शंस करना ये सब करती थी। तो आई नो, आई कैन डिफरेंशिएट, आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब नॉलेज रखती हूँ मैं उतना। तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैंने अभी जो भी बात बताई है, ये बिल्कुल कल्पना तो बिल्कुल नहीं है और ना ही हेलुसिनेशन है। क्योंकि जितनी क्लैरिटी से मैंने इन इन सीन्स को देखा था, आज भी जब मैं आपको बता रही हूँ मेरी आंखों के सामने सेम टू सेम क्लियर वही पिक्चर आज भी मेरे सामने है। तो ये था मेरा महाअवतार बाबा जी के साथ का एक्सपीरियंस। और ध्यान के पर्पस ऑफ मेडिटेशन, वो भी मुझे मास्टर्स ने दिखाया है, क्योंकि किसी के कहे में आके हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। आज मेरी सोल ने खुद से जाना है, समझा है कि मेडिटेशन की क्या पावर्स हैं। तो थैंक यू, मुझे ये अनुभव यहाँ पे शेयर करने का मौका दे रहे हैं आप। तो ऐसे और कई कई अनुभव हैं, इसलिए सिर्फ मुझसे ही नहीं, आप किसी भी ध्यानी से पूछेंगे आपको बहुत सारे अनुभव सुनने को मिलेंगे। और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है सोनम जी, थैंक यू सो वेरी मच। मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन चैनल के थ्रू हमें बहुत सारे मिरेकल्स सुनने को, देखने को, समझने को, और अपने जो अनुभव हैं उनको कॉन्टेम्पलेट करने के लिए हमें बहुत सारे विषय मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव। मैं मतलब मैं एकदम एक बार शब्द नहीं है आपके ये अनुभव सुन के। कैसे वो सरेंडरेंस, मतलब वो लॉजिकल माइंड कैसे अपने आप रुक गया, वो सरेंडर कि बाबा जी लेके आए हैं। और कुछ कारण है, मतलब उतना फेथ अपने गुरु के प्रति कि जो हमको, मतलब एकदम फियर एक ह्यूमन माइंड का, वो तो थोड़ी सी चीजों में एकदम ऐसे उभर के आ जाता है कि अरे कहाँ लेके जा रहे हैं, बैक हो जाते हैं। लेकिन ये जो भाव, ये जो ट्रस्ट अपने गुरु के प्रति, और उस जहां बोले वहां चल दिए आंख बंद करके, मतलब ये बहुत बड़ी बात है इस लेवल का फेथ दिखाना।
तभी वो एक्सपीरियंस आपको मिल पाए। मतलब आप जैसे बोल रहे थे ना, ऐसे मेरे दिमाग में बिल्कुल सब फ्लैशबैक चल रहे थे, ऐसा ऐसा हो रहा होगा ना, इतनी उस चीज को बिल्कुल इमेजिन करने कर पा रही थी। मतलब बहुत ही मैं ऐसा अनुभव बहुत टाइम बाद ऐसे किसी का सुनी हूँ। एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छा लगता है लोगों के अनुभव सुनना, खास करके एकदम वाह यार ऐसा टाइप का। मतलब आप उस चीज को कितना एब्जॉर्ब कर रहे हो अपने अंदर कि ऐसा भी होता है, इतना प्रेम, मतलब इतना सिंपल रहना अंदर से। मतलब मैं भी ना मैनिपुलेटिव कैलकुलेटिव माइंड को परे रखते हुए एक सरेंडरेंस के साथ चलना, जो आपको दे रहे हैं बिल्कुल फॉलो करना। हाँ बोले हैं ठीक है। और कैसे यूनिवर्स काम कराता है, कैसे चीजें होने ही रहती हैं और अपने आप, मतलब मास्टर्स कैसे काम करते हैं हम कभी सोच भी नहीं सकते। 1% भी एनालाइज नहीं कर सकते कि कैसे मास्टर्स बैकग्राउंड में ऐसे काम करते हैं और इतने शानदार आपके थ्रू कितने लोगों तक ये मैसेज जाएगा कि ध्यान कितनी पावरफुल टेक्निक है, कितना फायदेमंद है ये। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। मेरे पास तो शब्द ही कम पड़ रहे हैं आपकी तारीफ करने में, इतने जोरदार तारीफ अनुभव नहीं, है आपके। ज्ञान मिला, मैं बात मानती हूँ, तारीफ मत कीजिए, ज्ञान है तो साझा हो रहा है। क्योंकि ज्ञान के गंगा में हम उतर चुके हैं तो ज्ञान ही मिलेगा। हम इसी सागर में डुबकियां लगा रहे हैं, हर जगह से नदियां आएंगी, हमारी तरह बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पे जो मिल रही है इस सागर में। यस, रियली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। और हजारों है, मैं तो याद भी नहीं कर पाती हूँ कि तो आप कौन सा बुक बताऊं। लिखिए प्लीज। मैं बिल्कुल आपकी बुक पढ़ना चाहूंगी। मैं वेट कर रही हूँ आपकी बुक का, प्लीज आप बुक लिखिए। लिखना चाहिए सच में। पत्री सर हमेशा बोलते हैं आप अपने एक्सपीरियंस को लिखें, और सबको हाँ, कहते हैं कि हर एक पिरामिड मास्टर की अपनी बुक हाँ। होनी चाहिए, अपने अनुभवों की बुक होनी चाहिए। मैम मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इतनी सेवा करती हैं, आप बताती हैं, आप जूम क्लासेस, आप एक फोन कॉल पे आप सीधे केरला पहुंच गए। तो मतलब ये इंस्पिरेशन और ये कैसे आपके अंदर होती है, और कैसे सेवा मार्ग में आप इतनी ज्यादा अ, अंदर कैसे आए उस सेवा मार्ग में, तो ये थोड़ा सा बताइए। मैं सोल जर्नी को अब बहुत ज्यादा ही मानने लगी हूँ कि बेबी सोल, इमेच्योर सोल, इंटरमीडिएट सोल, मैच्योर सोल, ये सब जानने के बाद आज मैं अपने आप को बता सकती हूँ मैं कौन से लेवल पे हूँ। तो आई एम इनटू अ मैच्योर्ड सोल। तो ये मेरे बचपन से ही मेरी ये आदत है। तो कुछ नया कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है ऐसा तो हर इंसान होता होगा, ये मेरी सोच थी। तो आज भी मैं ऐसे ही मानती हूँ कि ये हर इंसान के अंदर की क्वालिटी है, हर सोल की क्वालिटी है। ओनली द सोसाइटी या अपब्रिंगिंग, जिसे हम संस्कार कहते हैं, संस्कार कहते हैं, संस्कार हमें रोकने लग जाते हैं। क्योंकि संस्कार ये होते हैं कि डर डर बिठा देता है सोसाइटी की लेडीज को इस तरह से। जैसे मेरा मन कर रहा था, चली तो जा रही हो, कितना सेफ है, कोई कुछ कर देगा। तो भगवान की कृपा रही है कि मैं नक्सलों के बीच में भी गई हूँ, और मतलब राइट्स के बीच में रही हूँ, और अननोन प्लेसेस में गई हूँ, पहाड़ियों पे गई हूँ, गुफाओं में गई हूँ, आश्रमों में गई हूँ, बाबा के पास गई हूँ, इवन वो जो ट्राइबल्स होते हैं उनके बीच में जाके आई हूँ। और इन जनरल मैं अकेली ट्रैवल भी बहुत की हूँ और बहुत सारे स्टेट्स घूमी हूँ। कहीं पर भी एक भी बैड एक्सपीरियंस के नाम पे मेरे पास मेमोरी नहीं है। बिकॉज यू अट्रैक्ट वॉट यू बिलीव इन। आई बिलीव इन दिस हैप्पीनेस। खुशी से जाओ, आपको खुशी मिलेगी। डर रखती हूँ क्योंकि बहुत नॉलेज होने की वजह से, कि कितने ही आजकल हमारे आसपास के एपिसोड सुनते हैं, तो सो कॉल्ड समझदार दिमाग काम करता है कि ऐसा हो सकता है ना, तो बी केयरफुल। तो हम अपने साथ तो बाबा को लेके चलते हैं, हमको किसी बात का डर नहीं है। हमारे साथ तो हनुमान जी भी हैं, बाबा भी हैं, और जो जिस काम पे जा रहे हैं वो तो उन्हीं का काम हो रहा होता है, तो हम तो दूत हैं उनके। तो हम पे आँच आने नहीं देंगे वो। इतना बहुत ज्यादा भरोसा है मुझे उन पे, बहुत ही ज्यादा, मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि वो कहीं भी ले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। मैंने भूत प्रेत इन सबसे भी मेरा पंगा पड़ा है, तो मैं कभी नहीं डरी हूँ। दिमाग में डर चलता है। मैं एक, मेरे पापा मिलिट्री में रहे हैं, एयरफोर्स में रहे हैं, उनमें वो क्वालिटीज कम है। भले ट्रेनिंग मेरी नहीं हुई है, लेकिन मैं आई एम अ कंप्लीट मिलिट्री मैन, क्योंकि मैं पापा के ट्रेनिंग से पली हूँ। तो डरना नहीं सीखा है। जो डर की बात मैं कर रही हूँ वो समझदारी है। यू शुड बी अलर्ट, यू शुड नॉट बी फूलिश।
बहुत लोग धर्म के मार्ग पे भी हो सकता है और अनजाने में भी हम लोग फूलिशली बिलीव करते हैं, ब्लाइंड। तो ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए, अवेयरनेस में रहना चाहिए, तो हमारे साथ गलत नहीं होगा। और कितना अच्छा लगता है यार, ये सब करने का मौका सबको थोड़ी ना मिलता है, हमें भी नहीं मिला। हम भी जब यंग एज में थे, हमें घर से बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिला था, लेकिन जब भी मौका मिला, मैक्सिमम मैंने इसको एंजॉय किया है। तो इसका श्रेय मैं पूरा 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 अपने हस्बैंड को देती हूँ कि मुझ पर इतना विश्वास रखते हुए मैं जहां भी जाना चाहा, मैंने जहां भी कुछ करना चाहा, कई जगहों पे तो खुद भी चले आए हैं वो, तो हम इस तरह से कहीं भी आश्रमों में चले जाते थे सेवा के नाम पे। और हम मैं एक ऐसे कास्ट को बिलोंग करती हूँ जो कर्नाटका में ही है, वो कास्ट जिसको लिंगायत कहा जाता है। लिंगायत है बसवण्णनवर का, अ, मतलब वो है फाउंडर ऑफ दिस कास्ट, जिसका आजकल इवन मोदी जी इनके टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं। इवन यूके में उनकी मूर्ति स्थापना हुई थी तो मोदी जी के हाथों ही हुई है। हर साल वो किसी भी वजह से वहां पे चले जाते हैं तो हर साल उनके हाथ से ही वहां पे वो सेलिब्रेशन होता है। तो उनकी टीचिंग्स ये थी, ये एक्चुअली जो फाउंडर है बसवण्णा, तो ये एक ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन उनको वो जो ब्राह्मण के कुछ क्वालिटीज होते हैं जो सोसाइटी के लिए फेवर में नहीं थे, उस उन सभी को हटाते हुए उन्होंने एक नया शुरू किया कि सभी के अंदर एक सोल है, हम सबके अंदर एक ही ईश्वर है, तो ये भेद क्यों। तो फिर उन्होंने शुरू किया कि हम कहीं और मंदिर और भगवान को नहीं ढूंढेंगे, हम ही खुद स्वयं भगवान है, तो हम सब अपना स्वयं लिंग, क्योंकि रूप भी नहीं है भगवान का, तो हम लिंग पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा होती है, तो लिंग धारण करते हैं। तो हर मनुष्य के शरीर पर एक शिवलिंग होता है। तो अगर आप गरीब हो या अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो एक कपड़े में शिवलिंग को लपेट कर गले में बांध के रखते हैं। और जो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो हमारे यहाँ पे एक चांदी का एक सुंदर सा एक कवच होता है जिसके अंदर हम शिवलिंग रखते हैं, और दिन में 3-4 बार उस शिवलिंग की पूजा होती है। अपने ही हाथ हथेली में रखते हुए उस शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसको भोग चढ़ाने के बाद ही खाना खाते हैं, फिर उल्टा फिर शिवलिंग को अपने आप ऊपर धारण कर लेते हैं। यानी मतलब हर कास्ट वाला इसको धारण कर सकता है, तो उन्होंने शिवलिंग धारण का परमिशन, मतलब ही सेड एवरीवन कैन वेयर इट, सो राइट फ्रॉम SC ST बैकवर्ड पीपल, चमार, जो उस समय के हरिजन माने जाते थे, सभी को लिंग धारण करा दिया और सभी को लिंगायत बना दिया। लिंग आयत यानी कि उस सर्कल में आने वाले लिंग धारण करे हुए लोग। तो हम छुआछूत को नहीं मानते हैं, ये नहा के करना चाहिए रिचुअल्स जो हैं, कुछ भी नहीं, नहाना तो शरीर का होता है, मन को साफ रखो, इस तरह की बातें वो बताते थे। तो ये जो टीचिंग्स हैं ये बहुत ही गहरे मेरे अंदर बस गई हैं, क्योंकि मैं इन बात को ही मानती हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से इसी को फॉलो करती हूँ। तो सेवा करने के लिए इन्होंने जो कहा है, वो कहते थे तन मन धन से सेवा करो। तो सेवा तब तक सेवा नहीं मानी जाती है जब तक तुम अपने शरीर से नहीं करोगे। आपने अगर एक पूजा के विधान में मैं आपको ये समझाऊंगी कि एक भगवान पे अगर आप एक बेलपत्र भी चढ़ाते हो तो क्या बेलपत्र तुम्हारा है? बेलपत्र किसी और पेड़ का है, उस पेड़ ने अपने आप को खड़ा किया, उसने अपने आप को मतलब इतना बड़ा किया, और उससे तोड़ कर ला रहे हो और यहाँ चढ़ा के खुश हो रहे हो कि मैंने बेलपत्र चढ़ाया। वहां तुम्हारा क्या है? फूल तोड़ के लाए और चढ़ा दिए, दूध किसी और का चुराया और चढ़ा दिया, फूल चुराया चढ़ा दिया, तुम्हारा क्या चढ़ रहा है? तो सिर्फ मैं अपने आप को ही चढ़ा सकती हूँ। तो अपने आप को मतलब आप एक तो भगवान की तरफ ध्यान कर सकते हैं, तो वो आपका चढ़ावा होता है, और दूसरा चढ़ावा है लोक सेवा करते हुए, क्योंकि वहां भी ईश्वर ही है। उस ईश्वर की सेवा कैसे करोगे? अपने तन से। और जस्ट लाइक दैट इफ यू आर हेल्पिंग, वो सेवा नहीं है। ऐसी सेवा करो कि आप आपका तन मन मतलब योर बॉडी शुड लाइक एक, किसी को मतलब जब तक आपके बॉडी पेन नहीं होगा तब तक आपने सेवा नहीं की। जैसे लंगरों में करते हैं, देखिए वो सही वाली सेवा है। मैंने कई लंगरों में सेवा की है कि मैं बहुत पहले पतली दुबली सी थी, और जल जल सेवा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि खाना एक बार को रुक सकता है, प्यास के लिए तो बहुत तड़प होती है, स्पेशली बड़े बड़े गैदरिंग्स में। तो मैं लोहे के बकेट्स पे ऐसे अपने हाथ पे लगा के पानी देते जाती थी बहुत सारा। और 5-5 दिन का शिविर होता था,
और उसके बाद 1 महीने तक मेरे हाथ इतने मोटे मोटे स्वेलिंग हो जाते थे, और बड़ी खुशी होती कि हमने इतनी अच्छी सेवा की है कि हाथ में स्वेलिंग आ गया। तो ये मेरा डेफिनेशन था सेवा का। अभी थोड़ा बदल गया पत्री सर के मिलने के बाद। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मुझे समझाया कि सेवा का मतलब ऐसा भी नहीं होता कि अपने आप को शरीर के टुकड़े करके किसी को बांट दो। तो ध्यान सिखाना सबसे बड़ी सेवा है, पत्री सर का सबसे बहुत ही उत्तम सेवा उन्होंने सिखाई है। तो या भक्ति मार्ग में हम क्योंकि उतने उत्तम लेवल पे नहीं है, तो शारीरिक सेवा, मंदिरों में झाड़ू लगाओ, वो सेवा है। ना कि बड़े से ट्रे में ये सजा के श्रृंगार का सामान लेके जा रहे हो हैं, और इतनी गड्डियां रखी हुई हैं जो आप पंडित को भी दे रहे हो और हुंडी में भी डाल रहे हो और डोनेशन में भी चिट्ठी बनवा रहे हो। सेवा नहीं है मास्टर्स, बिल्कुल नहीं है। यू आर जस्ट डूइंग योर ड्यूटी एज ए ह्यूमन, जिसके पास जो है उसमें से थोड़ा सबको देना चाहिए सोसाइटी को। ये ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो वो आपके गुड कर्मा में भी काउंट नहीं होंगे, सुन के डर जाओगे आप लोग। वो सेवा वही होती है जो वो संस्था चल सके, उसके लिए आप क्या कर रहे हो उसके लिए। तो ये बात है जिसकी वजह से मेरी हिम्मत है, कहीं भी जाने का मौका मिलता है तो मैं तो ब्लेसिंग मानती हूँ। मैं बिहार भी इसी वजह से गई कि ध्यान में आए हुए मुझे बस 6-8 महीने हुए थे। उन्होंने पूछा आप तो इतना अच्छा हिंदी बोलती हैं और आपके क्लासेस भी बहुत अच्छे होते हैं, आपका मतलब वो इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा रहता है, क्या आप हमारे बिहार आके ध्यान प्रचार करना चाहेंगी? मैंने बोला क्यों नहीं। फिर वो कहे कि और कोई आ ही नहीं रहा यहाँ आने में, सब डरते हैं, तो आप कितना दिन आ सकती हो? तो मैंने कहा कि मैं तो आउटिंग के तौर पे चली गई। मैंने बोला बड़ी वाह, बिहार बुलाया जा रहा है, क्यों ना ये मौका यूज किया जाए। मैंने कहा जब तक कोई और मास्टर नहीं आते हैं, जितने भी दिन होंगे मैं करूंगी। तो उन्होंने पहले मुझे एक 1 वीक का कहा था और मैं 100 दिन रह के आई हूँ मास्टर। क्योंकि दूसरे कोई मास्टर आ ही नहीं रहे थे। और लास्ट लास्ट में जब मेरे फोटोज, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे जो घूमने का वो सब था, वो देख देख कर तब हिम्मत करके कुछ बहुत ही सीनियर मास्टर्स एक आध आए, 10 दिन 15 दिन ऐसे, एक आध मास्टर्स ने एक आध महीना ऐसे किया, मैं मैं लेकिन आपको मुझे थोड़ा मौका मिला। रोक रही हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो 100 दिन आप वहां पे ध्यान प्रचार के, थोड़ा इससे रिलेटेड कि इतना 100 दिन आप पहुंच गए, बिल्कुल अपना घर परिवार सब उधर, फिर भी आप यहाँ, मतलब वो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हमको बताइए। हाँ, उसके बारे में तो बताना बहुत जरूरी भी है मास्टर्स, कि इतना मुश्किल नहीं होता है। जो सब मतलब मुझे किसी ने पहले नहीं बताया था कि बिहार में ये हो सकता है वो हो सकता है। मेरा थॉट प्रोसेस था कि जो बिहार के बारे में जन सामान्य बातें होती हैं वो होते थे सम, वो तो हर जगह के पीछे की कहानी ऐसे ही होती थी कि वहां पे ज्यादा वायलेंस है या गुंडागर्दी है। मैं उस डर से बिल्कुल नहीं गई थी। तो मुझे वो कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो बुरा एक्सपीरियंस। आई एम एन इडियट आई गेस। तो मास्टर्स मैं जो गई, तो हर जिले में 1 हफ्ता काम करना, ऐसे हमने प्लान किया था कि उस एक जिले के जो भी प्लेसेस होंगे, मेन सिटीज, और वहाँ के जो तो पहले मुझे पटना में कहा गया कि आप देखिए आप कैसे करना चाहते हैं। पूरा प्लान मेरा खुद का था, कैसे किसको मीट करना है। स्पॉन्सर सिर्फ उन्होंने किया था, प्लानिंग मेरी होती थी। और टीम थी जो मैं कहूंगी तो वहां से कॉन्टेक्ट्स निकालने का काम वो करते थे। तो मैंने फर्स्ट अटैक किया। स्टूडेंट्स मेरे फेवरेट हैं, तो मैंने सारे इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके मेडिटेशन सिखाना और इसके बारे में इसी तरह से अपने अनुभव बताते हुए, क्योंकि लोगों को कहानियां नहीं चाहिए, उनको आपके अनुभव सुनने। जब हम अपना पर्सनल अनुभव बताते हैं तो बात में दम होती है। जब हम दम वाली बात करते हैं तो लोग सोचने पर विवश हो जाते हैं कि ये इतना खुश होके बता रही है, पूरी बात सही भी नहीं भी होगी, कहीं तो थोड़ी सच्चाई तो हो ही सकती है। ऐसे हमारा मन काम करता है मास्टर। तो मैं बच्चों में ये बातें डालना चाहती हूँ, इसलिए मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कोचिंग सेंटर्स में गई। और फिर जब देखा गया कि बहुत अच्छा चल रहा है, देन सोसाइटीज में, तो दिन में मैं 3 या 4 क्लासेस करती। सुबह सुबह मैं पास के किसी भी ध्यानालय में जाती जहाँ पे रविशंकर जी का आश्रम मिल जाए, ब्रह्म कुमारीज का मिल जाए, तो मैं उनसे बात करके रिक्वेस्ट करती कि हमें कुछ मौका दीजिए,
आधा घंटा हम ध्यान करेंगे, 2 बातें अपनी समझाएंगे। तो इस तरह से मैंने, मेरी रिक्वेस्ट पे सबने हाँ किया, तो मुझे सब जगह मौका मिला। तो सुबह का 5 बजे से 7 बजे तक हम वहाँ ध्यान कराते, घर आते फ्रेश होते, फिर ये 10 बजे से 12 बजे तक किसी स्कूल कॉलेज में करते, फिर उसके बाद में लंच करते, और उसके बाद में फिर मैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, मैं कलेक्टर ऑफिस है, डीसी ऑफिस में भी मैं बात कर लेती थी। तो पुलिस सेंटर्स में जाते, वहां पे बात होती, तो आफ्टर लंच वहां करते। फिर शाम को कहीं पर गौशाला मिल जाए, या फिर कुछ लोग होते जो हम अपने घर बुलाते, तो उनके अड़ोस पड़ोसों को मिला के वहां होता। तो इस तरह से पूरा दिन का हम ये जर्नी बनाते थे। फिर नेक्स्ट डे ट्रैवल करते, फिर पास में कौन सा प्लेस है, तो कोई उसमें से होता कि अरे मैडम आप इतना अच्छा ये कर रहे हो काम, आप हमारे यहाँ आइए ना, मैं इकट्ठा करता हूँ ना कुछ लोगों को। तो ऐसा कहते, तो फिर हम वहां जाते। तो इस तरह से काम बढ़ता चला गया, लोग जुड़ते चले गए। फिर कुछ संस्थाएं थी, उन्होंने हमें बता दिया कि आप बिहार के किसी भी कोने में चले जाइए, हमारे ऑफिस जाना, हम आपका क्लास जरूर कराएंगे। तो इसी तरह से डीसी ऑफिस में भी वही हुआ कि सर डीसी ने कहा कि आप हमारे हर सेंटर पे जाइएगा, हम आपका मैसेज पास कर देंगे, जब भी आप जाओगे फोन करना, हम ऑफिस के सारे स्टाफ को कहेंगे कि आपका एक क्लास होगा। तो इस तरह से हर जगह हुआ। तो इवन मैंने जेल में भी किया, जहाँ पे 2000+ कैदी थे, तो वहां भी मैं गई। तो बस एक कार, एक ड्राइवर और मैं, तो इस तरह से हम एक एक जिला करते चले गए। और जब जब हम जेल में भी गए, कितनी कूली मैं बैठी वहां पे, वहां के सुपरिंटेंडेंट से बात कर रही हूँ, वो भी बड़े प्यारे लोग मिले मुझे, सब प्यारे लोग मिले, इतना प्यार मिला मुझे, मैं बता नहीं सकती। तो बैठ के अपने पर्सनल बातें बता रहे हैं, और स्टाफ भी बैठा हुआ है पुलिस स्टेशन में। इतना हमने हंसी मजाक किया, और फिर इतना मतलब वो, मुझे लगा ही नहीं कि मैं जेल में बैठी हूँ। और जब उन्होंने कहा कि चलो सब कैदी बैठ गए हैं, चलिए मैडम आपका, अब आप वहां पे बात करिएगा, तब मेरे बैक ऑफ द माइंड लग रहा है कि सरोज तू पागल है, जेल के अंदर ऐसे अकेली घुस गई, सारे कैदी, कितने तो फिल्मों में देखते हैं ना कि टूट पड़े, वो हो गया, ये हो गया। क्योंकि सब जगह मेरा इंट्रोडक्शन यही हो रहा था कि ये बेंगलोर से आई हुई है, ध्यान का प्रचार कर रही है और फ्री में कर रही है। और सबका प्रश्न यही होता कि क्यों कर रही है आप फ्री में, कौन पागल इंसान है जो फ्री में ऐसे घूमता है, और इतना, इतनी धूप में इतनी मेहनत, इतना धूल मिट्टी, खाना नहीं मिल रहा है, ऐसी जगह पे आप घूम के कर रहे हो। कुछ जगहों पे तो शक किया गया मुझ पे कि जरूर आप जासूस हो ही नहीं सकता कि फ्री में कोई इंसान ऐसे ध्यान प्रचार करेगा। तो उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। घर आने के बाद पता चला, जब मैं आपको जैसे बता रही हूँ, कोई और सेशन में जब बोल रही थी, तब अरे बाबा मैं तो पंगा लेके आ गई थी, मेरे, मैं पॉलिटिशियन से भिड़ गई थी। तो ऐसे एक जगह पे हुआ, ये ये जेल में तो इतना बढ़िया हुआ मास्टर, कि वहां के सुपरिंटेंडेंट इतने खुश हुए। जेल में क्या होता है कि जब मेल कैदियों को, मतलब पुरुष कैदियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, तो स्त्रियों को नहीं लाते हैं बाहर, मतलब वो मिलने नहीं देते हैं उनको, अलग, बहुत अलग रखा जाता है। उनको इतना अच्छा लगा, बोले मैडम कल आइएगा, हम इवन महिलाओं को भी बाहर लाएंगे, उनको भी आपकी बातें सुननी चाहिए। तो मेरा क्लास इस तरह से जहां भी जाती थी, मेरा 2-2 बार होता था। तो पुलिस स्टेशन में तो इतने खुश होते थे। मैं शिवरात्रि पे गई थी, वहां पे इतना मतलब एक केओस का, स्टेट ऑफ केओस था वहां पे। कि बहुत भीड़ भाड़ होती है ना, तो बहुत टेंशन, पुलिस वालों को हम समझते नहीं है, बेचारे बहुत टेंशन में रहते हैं वो। तो पूरा अपना वो यूनिफॉर्म में गन वन लगाए हुए हैं। चार जाते हैं तो चार बैठे रहते हैं कि उनका जब ड्यूटी खत्म होगा तो ये जाएंगे, या फिर बुलावा आएगा तो ये भागेंगे। तो इस तरह के बैठे हुए थे। तो मैं जब गई और उनसे कहा कि मैं क्लास करना चाहती हूँ, तो बोलने लगे देखिए मैडम हमारी हालत ये हो रही है, कहाँ क्लास सुनिएगा। तो हमने कहा कि आप 2 मिनट बात कर लीजिए, अ, पूरा क्लास नहीं लेंगे हम, आधा घंटा हम आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। तो बस उनको आंख बंद करा के बिठा दिए, और जो ध्यान कराया, और जो रिलैक्सेशन महसूस हुआ, मैडम शाम में आ सकती हैं आप, हमें ये चाहिए, हम बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, हमको ये वाली मेडिटेशन चाहिए। तो मास्टर्स आप, वो कहने लगे जब तक आप बिहार में हो रोज आप आके हमें ध्यान करवाइएगा। तो हम बोले भाई हम तो 2-2 दिन के मुसाफिर हैं, कभी यहाँ कभी वहां, तो सीखिए, जुड़िए, ऐसे और लोग आएंगे यहाँ पे, और मास्टर्स आएंगे आगे चल के आपको प्रचार करने के लिए, तो आप उनकी सहायता से आगे बढ़िए। इस तरह से करते करते मैं सब जगह गई। तो एक जगह पे गई जहाँ पे वो नेपाल बॉर्डर था, ऑलमोस्ट नक्सल प्लेस रह चुके हैं बहुत सालों से। तो
तो मुझे तो कुछ पता नहीं है वहां की पॉलिटिक्स के बारे में। तो जब मैं वहां होटल में रुकी, तो लकीली मुझे वो जो बड़े मंदिर वाले बाबा जी हैं, दिल्ली के बाबा जी, गुरु जी जो हैं, अ, उनकी फोटो मैंने देखी वहां पे। तो मेरे गुरु जी, मैं उनको भी बहुत मानती हूँ, मैं बहुत गुरुओं को मानती हूँ, मेरे साथ इसलिए सभी है, मेरी मेरी बहुत बड़ी टोली है। तो मैंने उनको देखते ही बोला, अरे ये गुरुजी को तो मैं जानती हूँ, मैं उनके सत्संग में भी जाती हूँ, हमारे घर के पास भी बहुत सारे पंजाबीज हैं, नॉर्थ इंडियंस हैं। तो मैंने उनको अपना परिचय दिया, तो वो इतने खुश हुए, वो बोले जितने दिन आप यहाँ रहेंगे सब कुछ फ्री। और हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो फिर बोले हमारे घर से आपका खाना आएगा। फिर मैंने मना किया कि नहीं, घर से नहीं चाहिए, यहाँ पे व्यवस्था कर दीजिए। तो उन्होंने अपने होटल में कंप्लीटली नॉन वेज 10 दिन के लिए रोक दिया, कि जब तक मैडम है सबके लिए बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा, और मैडम को फर्स्ट दिया जाएगा, बाद में दूसरों को परोसा जाएगा। और ये फल ये फूल ला के हमें देते कि फल खाइए, आप इतना घूमती हैं, आपको एनर्जी की जरूरत है, कुछ भी हर 1-2 घंटे में आके कुछ चाहिए कुछ चाहिए, ऐसे इतनी सेवा भाव से हमको मतलब ये किया। लेकिन इसके पीछे का बात, जो उसके ओनर थे वो पॉलिटिक्स में थे, या फिर उस एरिया में उनका चलता था बहुत। तो उनका बुलावा आया, कहने लगे हमारे ओनर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं ओनरों से मिलने के लिए बहुत ललायत रहती थी, क्योंकि फिर मुझे लगता कि बड़े बंदों से मिलो तो बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मैं चाहती थी कुछ ऐसे लोग मिले जो बोले कि आइए मैडम, हम आपका क्लास कराते थे, 1000 लोगों को हम इकट्ठा करेंगे। मुझे ऐसे ही लोग मिले। जहां भी 10 लोगों में मैं बोलती तो वो कहते कि हमारी एक समुदाय है, आप वहां आइए, रोटरी क्लब है, कुछ भी होता, मतलब जो भी इनवाइट करता मैं जाती। तो ये हुआ कि ओनर बुला रहे हैं, ठीक है, कमरा अलग है, ऊपर है, वहां जाना होगा, एक ऑफिस है उनका, वहां बात करेंगे वो आपसे। मैंने कहा वो भी ठीक है। तो मेरे साथ मेरे ड्राइवर थे। और बिहार में थोड़ा ड्राइवर लोगों को बहुत ही कम रिस्पेक्ट देते हैं, स्पेशली ऐसे एरिया में तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते। तो मैं तो सोच रही थी मेरे साथ ड्राइवर रहेंगे तो मैं सेफ फील करूंगी, लेकिन वो तो अलाउ ही नहीं कर रहे। पास में बैठ के चाय भी नहीं पीने देते, खाना एक साथ खाने नहीं देते। तो ऐसे अनुभव भी हुए हैं। तो वो तो बिहारी ड्राइवर थे, तो उनको बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे ट्रीट नहीं करते हैं अपने ड्राइवरों को, तो हम तो साथ में लेके खाते हैं। तो पहले मेरा माथा ठनका कि अगर ड्राइवर भी बंद कमरे में नहीं होगा तो क्या ये सेफ है। तो मैंने कहा नहीं, बाबा लेके आए हैं, कोई तो मजा होगी, देख लेते हैं क्या कर लेंगे, क्या पूछेंगे ज्यादा से ज्यादा, या फिर कि क्या कर रहे हो, क्यों आए हो, यही तो पूछा जाएगा। तो लिटरली उन्होंने मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए कि हो ही नहीं सकता कि आप बैंगलोर की हो, क्योंकि आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, तो कोई भी साउथ इंडियन इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलता है। पहला पकड़ा उन्होंने वहां पर। जब मैंने कहा कि आप तो देख लो, मेरा आधार कार्ड देख लो, मेरा यूट्यूब देख लो, मेरा फेसबुक देख लो, मैं तो कह रहे हैं आप क्या सोच रही हैं कि आपसे हम बात कर रहे हैं तो आपका पूरा हमने कुंडली नहीं निकाली होगी। तो उनके साथ में 1-2 लोग और थे, उनके जो सिक्योरिटी सिक्योरिटी टाइप के थे। तो वो तो पूरा अपना मेरा फेसबुक निकाल के दिखाने लगे। तब मेरे को लगा कि ये तो कुछ गलत ही हो रहा है यहाँ पे, कि ये मेरा मेरा पर्सनल पूछने का तो वहां पे कोई सवाल ही नहीं है। मैं कोई रिश्ता लेके नहीं गई हूँ अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए। तो मैंने मुझे लगा कि क्योंकि बिहार के लोग थोड़ा ऐसे वाले विचार के होते हैं, कंजर्वेटिव, तो मे बी उनको लेडीज इतना अकेली घूमना वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैं फिर भी उसको पॉजिटिव वे ही ले रही थी, कि इसी तरह से मैं इसको हैंडल करूंगी, मैं उनके मेल ईगो को ज्यादा छेड़ूंगी नहीं। लेकिन वो उनका तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में थे। तो उन्होंने फिर बताया कि मेरे एक इशारे पे आधा का आधा बिहार अभी के अभी बाहर, गेट के बाहर आ सकता है। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ी ना कोई पॉलिटिक्स में हो जो मुझे कोई कंपटीशन फील होगा। तो मैं सच में ऐसे ही आंसर कर रही थी वहां पे बच्चे की तरह। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है सर। तब तो आपको भी पता होगा कि कितना अच्छा लगता है ऐसे लोगों के बीच में जाना, बोलना, उनको मोटिवेट करना। सेम फीलिंग मुझे आती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बिहार में मुझे इतना प्यार मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। तो हर बात के बाद में वो ऐड करते कि नहीं, आप मेडिटेशन सिखाने नहीं आई हो, आप कहीं बाहर से आई हो। और अभी इलेक्शन टाइम है यहाँ पे। इवन पाकिस्तानीज ऐसा ही करते हैं कि वो इंडियन के सिटीजन्स को लेकर इस तरह से हमारे यहाँ पे भेजा जाता है। मैंने बोला मेरा कोई दूर दूर से भी पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं है। तो बहुत देर तक बात करने के बाद कहने लगे मैडम आपके जैसा हमने कभी किसी को नहीं देखा, हम आपको 2 घंटे से इंट्रोगेट कर रहे हैं और आप बिल्कुल डर नहीं रही हो। मैंने बोला इंट्रोगेट? मैं कोई कैदी हूँ जो मेरा इंट्रोगेट हो गया, ये कोई पुलिस स्टेशन है?
मैंने बोला मुझे तो पता भी नहीं चला आप इंटरोगेट कर रहे हो, और मैंने ऐसा कोई फील भी नहीं किया कि आप इंटरोगेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को, मैं किस बात से डरूंगी जब कुछ है ही नहीं ऐसी कोई छुपाने वाली बात, तो मैं क्यों डरूंगी। बोले मैडम आपके जैसी लेडीज हमें चाहिए मैडम, हमारे यहाँ पे महिलाएं इतनी स्ट्रांग नहीं है, आप हमारे पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए। बोले आपको हम इससे भी अच्छी अच्छी सहूलियत देंगे, आपको एक गनमैन देंगे, आपको एक कार देंगे, आपको एक बंगला देंगे, आप अपने बच्चों को भी, हस्बैंड को भी लेके आ सकती हैं, आपकी सारी व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी, जहां जहां हम रैली में जाएंगे आप जाएंगे, आपका भाषण होगा, और आप अंत में आप यही बोलिए जो आप बोल रही हैं, यही बातें कीजिए, लेकिन अंत में क्रेडिट हमें दीजिए। मतलब ये वाले बंदे ऐसे हैं करके। तो मैंने कहा कि अब उनके सामने ना नहीं कर सकती हूँ ना, मैंने बोला हाँ सर बहुत अच्छा ऑफर दे रहे हैं, मैं घर जाके अपने पति से परमिशन लेके आती हूँ। और ऐसे में निकल के आ गई, फिर भी मैं रही वहां पे 2-4 दिन और रह के अपना पूरा टेन्योर खत्म करके आई हूँ। तो इसी तरह से नक्सलियों के बीच में भी गई। तो एक जगह पे गई थी लखीसराय, आप जानते होंगे बिहार में लखीसराय में। तो वहां पे जब कुछ लोग मिले तो वो पहले नक्सली थे, अब वो बदल गए थे। तो उनको हमारी जो ध्यान प्रचार में बातें, क्योंकि मैं जिससे बात करती हूँ उनके लिए जो जरूरी की बात है वो वहां पे बताती हूँ। अगर वो ग्रामीण महिलाएं हैं तो ध्यान से जो ज्ञान मिलेगा वो किस तरह से उनके फैमिली मैटर्स और पर्सनल इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। स्टूडेंट है तो उनको कैसे हेल्प करेगा, मैं उस तरह से बात रखती हूँ। तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि मैडम क्या आप ग्रामीण महिलाओं को भी बताएंगी, जो आपकी भाषा पूर्ति से समझेंगे नहीं फिर भी क्या आप बताना चाहोगे। मैंने बोला कहाँ जाना है बताइए। तो बोले एक्चुअली वो लोग पहले नक्सली थे, अब बदल गए हैं, लेकिन फिर भी गांव वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए वो उनका अलग सा एक गांव बसा हुआ है, क्या आप वहां जाना चाहेंगी। तो मुझे तो लगा कि ये तो बहुत अच्छा चैलेंज है भाई, ऐसा मौका, क्योंकि तैयारी उसी बात की हुई थी कि हर जगह जाऊंगी, मन से मैं ये प्रिपेयर करके गई थी। वैसे मुझे कहा गया था कि जहां आप जाना चाहती हैं आपको सेफ लगे वहीं पे जाइए, हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, अगर आप नहीं भी जाना चाहती हैं बीच में भी आप वापस आ सकती हैं, इतनी छूट मुझे दी थी। लेकिन मैं कहीं डरी नहीं, तो मैंने अपना पूरा टेन्योर खत्म किया। तो मैंने कहा ठीक है चलिए। तो जब कार से जाने लगे तब मुझे पता चला नक्सली होते क्या चीज है और रहते कहाँ पर है। मतलब एकदम से सुनसान जगह पे, जहाँ पे कोई झाड़ियां नहीं है, एकदम सूखा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है, ऐसी जगह पे जा रहे हैं। तब फिर बोला रे सरोज कहीं भी चल देती है। कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे, कौन पूछेगा। कि मैंने पहले बताया भी नहीं कि वो नक्सली एरिया है ऐसे करके। तो मैंने खुद से डिसीजन लिया था, मैंने बोला अरे पहले से पूछ लेते या किसी को बता के चलते, क्योंकि मोबाइल भी नहीं काम करते थे कुछ एरियाज में, तो वो भी एक बहुत बड़ा डेंजर है। तो चले तो गए, और वहां लोग एकदम से छुप छुप रहे हैं अपने अपने झोपड़ियों में। जिनसे इनकी बात हो रही थी तो वो एक आध महिलाएं आई, और बस उन्होंने ही बात सुनी, और उनको ही हमने ध्यान, उनकी बहू बेटी ऐसे आई और उनको ध्यान सिखा दिए, 5-6 लेडीज थी। तो ध्यान के बाद जब ध्यान करा रहे थे और उनको ज्ञान दिया, आप देखिए नक्सली ग्रामीण, और ग्रामीण भी नहीं कहूंगी, वो थे कि जैसे वो ट्राइबल्स, तो उनको क्या चाहिए, बीमारी से मुक्ति, मेंटल तनाव, डर, है ना, कि लोग आपको प्यार करेंगे, इस तरह के बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन मैंने उनको बताया कि आप मेडिटेशन करोगे तो आप लव एनर्जी को इनवाइट करोगे, आपको सब रेस्पेक्ट करेंगे, आपके घर में बच्चे आपके साथ अच्छे से रहेंगे, लड़ाई झगड़े कम होंगे, बीमारियां कम होंगी। तो कहने लगे बीमारियां कम होंगी, ऐसे कैसे, आंख बंद करके बैठने से बीमारी कम होगी। मैंने कहा कैसे होंगी वो अभी मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, क्योंकि आपकी समझ उतनी नहीं है, लेकिन हमें समझाया गया है, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। जैसे डॉक्टरी होती है तो डॉक्टर को सब पता है, तो इस तरह से मैंने उनको पहले कन्विंस किया कि मुझे सब पता है लेकिन मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। तो एक लेडी गई अपने एक छोटे से बच्चे को लेके आई, 2-4 साल का था शायद। तो बोली इसके पेट में ना 2 साल से इतना दर्द हो रहा है, किसी भी दवा से कम नहीं हो रहा, इसका ठीक कीजिए आप। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे अकेले से नहीं होगा, सबको मिलके ध्यान करना पड़ेगा तब ठीक हो सकता है धीरे धीरे। तो फिर बैठ के सबको ध्यान करवाया, फिर जो मेरे साथ मास्टर्स आए थे उनको भी मैंने कहा कि आप स्पेशली अब हमको पर्पसफुली इस पे ध्यान देते हुए ध्यान करना होगा कि उसका पेन कम हो जाए या उसकी बीमारी ठीक हो जाए। तो हमने सबने मिलके संकल्प ध्यान किया उस बच्चे के लिए। लिटरली आफ्टर 15-20 मिनट्स ध्यान, वो बच्चा मतलब रिलैक्स हो गया। फिर उससे उसकी मम्मी ने ही पूछा कि पेन है नहीं है, तो बड़ी खुश हुई वो।
और वो जाके और लेडीज के घर घर जाके बुलाने लगी कि मैडम आई है, ऐसे ऐसे करती है, सच्ची बात है, हमने देखा है। और फिर कुछ बच्चों को उन्होंने स्कूल भेज रखा था, क्योंकि ऑलरेडी वो थोड़ा सोसाइटी में घुलने की कोशिश कर रहे थे। कहने लगे हमारी बच्चियां स्कूल गई हुई हैं, उनके आने के बाद अगर आप कुछ दो बातें उनको भी समझा देंगी तो अच्छा रहेगा। हमने कहा बिल्कुल समझाएंगे, हम कहाँ जल्दी में हैं, हम तो पूरा दिन लेके आए हैं, बैठेंगे। तो फिर हम तो खाना कुछ ले नहीं गए थे। और फिर वहां पे उस समय पे ड्रम स्टिक्स के फ्लावरिंग सीजन था। तो वहां पे बहुत सारे ड्रम स्टिक ट्रीज थे, और उनमें सब फ्लावरिंग हो रखा था, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स आए हुए थे। फिर मैं ऐसे ही बात करते करते वो फ्लावर्स के बारे में बात किया मैंने कि ये हमारे यहाँ पे सब्जी बनती है। तो वो कहने लगे हम भी बनाते हैं मैडम, ले जाइए, आप ले जाइए। हमने कहा हम बैंगलोर कहाँ ले जाएंगे, हम तो अभी और 2-3 महीने बाद जाने वाले हैं। तो कहने लगे हम बना के खिलाएं, आप खाओगी, हम तो कम जात के हैं। तो जैसे ही उन्होंने कम जात कहा, मैंने कहा कोई हम जात मानते नहीं है, तब तो आप पूरा खाना बनाइए, हम तो यहाँ पे खाना खा के जाएंगे। तो कहने लगी नहीं, हम वो मोटा मोटा वाला चावल खाते हैं, आप खा नहीं पाओगे। हमने कहा कि हमारे खाने लायक बना दीजिए, जो भी बनाएंगे हम खाएंगे। तो उनसे खाना बनवा के, उसके फूलों की सब्जी बनवा के, हम खाना खा के वहां से निकले। और फिर वहां पे जो इवनिंग बच्चे आए, दूसरी लेडीज आई, उनको भी ध्यान सिखा के फिर कैसे अपना पर्सनल ग्रोथ करना है, इस तरह की टीचिंग्स देना। तो ये हर एक टीम, मतलब हर एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ अलग अलग हुआ। वहां पे बिहार में एक शिव सत्संग कुछ चलता है, शिव 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 कथा करते हैं, कुछ ऐसा कुछ नाम है, बहुत फेमस है बिहार में, बहुत ज्यादा। उनका ग्रुपिज्म इतना स्ट्रांग है कि वहां पे इवन रिमोट प्लेस में वो संघ पहुंच चुका है। तो मैं जहां से भी गुजरती तो कुछ लेडीज को बैठ के शिव कथा या भजन करते हुए सुन रही थी। तो एक बार मैंने कार रोककर उसमें चली गई और पूछा मैंने कि क्या कर रहे हो। तो वहां पे कुछ लीडर टाइप की लेडीज थी, उन्होंने बताया हम तो ये करते हैं। तो मैंने कहा हम भी वही करते हैं, लेकिन हम तो पूरी देश में कर रहे हैं। तो क्या मैं यहाँ पे 2 मिनट आप लोगों से बात कर सकती हूँ? ऐसे परमिशन लेके फिर वहां बैठ के मैंने उनके लेवल पे शिव जी को आधार बनाते हुए, क्योंकि जो वो शिव भक्त के इतने स्ट्रॉन्ग भक्त हैं, तो उनसे रिलेटेड एपिसोड्स बताते हुए, ध्यान का महत्व बताते हुए उनको ध्यान करवाया। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद से हम जहाँ भी गए तो हम पूछते थे कहाँ पे शिव कथा हो रही है, फिर वहां के ग्रुप्स में बोलना, इस तरह बहुत से बहुत मेरा बढ़िया। वो जर्नी चला। बहुत बढ़िया मैम, बहुत सुंदर अनुभव थे आपके जीवन के। बहुत वर्सटाइल कहते हैं ना, जो हर चीज में थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और इतना चैलेंजिंग था सब कुछ। एक आउटर व्यू से मैं देखूं तो 100 दिन बिहार में मतलब बहुत बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर अनुभव थे मैम आपके। हमारे लिए ग्रेटिट्यूड की बात है कि आप हमारे सेशन में आए, हमारे चैनल के थ्रू इस ध्यान के चमत्कार सीरीज में आप आए, अपना समय दिया, हम सबको गाइड किया। बस एक लास्ट अपना मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। ओ, मैसेज क्या है? पत्री सर का मैसेज ही हमारा मैसेज है मास्टर। ध्यान कीजिए, ध्यान हमारी सोल फूड है। हम आए ही ध्यान करने के लिए हैं इस भूमि पर, खाने पीने और मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं हम। दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट पर्पस ऑफ सोल इज मेडिटेशन, बिकॉज मेडिटेशन करने पर जो ज्ञान और जो ज्ञान हमें मिलेगा, उससे हमें इस सृष्टि के लिए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको पूरा कर पाएंगे। ये मेरी समझ है मेडिटेशन के प्रति, कि हम सामान्य नहीं है। हमने जो देह धारण किया है, हम बहुत ही हम वी आर वॉरियर्स। तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर। वॉर कौन सा वॉर? जो ये वॉर होता वो वाला नहीं। वी आर इन द वॉर, लाइक वी आर लाइक प्रोटेक्टर्स ऑफ द क्रिएशन। तो मेडिटेशन से हम हमें वो नॉलेज लेना है। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग एंड थैंक यू सो मच। कीप थैंक मेडिटेटिंग। यू मैम। थैंक या, यू हमारे व्यूअर्स का, जिन्होंने पेशेंटली इतने सारे मैम की वैस पेशेंट की तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं है, पेशेंस तो बिल्कुल नहीं, एक्साइटमेंट कहूंगी मैं, जो मैम के अनुभव सुन के मेरे को फील हो रहा है और इंस्पायरिंग फील हो रहा है कि कितने सुंदर और कितने सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने ध्यान को इतना स्प्रेड किया, इतनी सेवा दी, और उनके इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस थे। खुद में इच्छा हुई कि जो और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, अपनी थर्ड आई ओपन करें, और भी जो भी हमारे सोल के लिए आगे है उस चीज को वेलकम करें, कनेक्ट करें अपने जीवन के डॉट्स।
और समझ सकें इस जीवन में ध्यान कितना जरूरी है, ध्यान का प्रचार कितना जरूरी है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।